हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली जो है आपके इस सब्जेक्ट की निचोड़ वीडियो आ चुकी है। बाकी देखो, इस वीडियो का फायदा आप सभी लोग जानते हो, इसमें क्या क्या मिलता है ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। बस मैं अभी इतना बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है इस पूरे हर्बल का यूनिट 1 से लेकर 5 तक का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो होती है वो भी आपके अपलोड हो चुकी है विद सॉल्यूशन। और इसके अलावा जो भी आपके, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूं, जैसे ये आपका देखो पूरा हर्बल का है, तो ये आपके यूनिट 1 के चैप्टर 3 हो गए। उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5। तो ये जो आपके यूनिट 4 एंड 5 है ये आपको अभी नहीं दिख रही होगी, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ जो है केवल फार्मा ऐप के अंदर मिलती है। तो आप लोग ऐप में जब इनरोल करोगे, क्रैश कोर्स में इनरोल करोगे, तब आपको जो है ये दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखो ये आपके टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो और ये रहा इसका सॉल्यूशन, तो ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब अब यहाँ पे जो आपके 2 मार्क्स की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, जो हम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस यही है कि अगर आपको एक जगह कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करनी है, तो आप लोग क्रैश कोर्स में जाकर इनरोल कर सकते हो। बाकी एक रिक्वेस्ट और है कि देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इससे पहले ना आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd का एग्जाम हुआ था, तो इसका एग्जाम आपका कैसा हुआ, कितना क्वेश्चन वगैरह मैच हुआ, ये आप कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का, आप बहुत जल्दी करा दोगे। बाकी इसको शेयर कर देना भी अपने दोस्तों के साथ में कि वीडियो आपकी फाइनली आ चुकी है। तो अब हम जो अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म, जिसमें सबसे पहले हमें बात करनी है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यही हमारे पूरे सब्जेक्ट का नाम भी है। तो इसको समझते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि अगर एक बार ये क्लियर हो गया तो आगे का सब्जेक्ट भी आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ना 3 वर्ड हमारे आ रहे हैं, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो देखो टेक्नोलॉजी का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि कोई टेक्निक के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो दवाई वाली बात होती है ना, यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे बोल देते हैं। और ड्रग हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दवाई के बारे में बात करें जो हमारी बॉडी में जाके अपना कोई ना कोई एक्शन देगा। अब आ रही है यहाँ पे हर्बल के बारे में। तो ये जो हमारा हर्बल वर्ड है ना, ये हमारा आया है हर्ब्स से। तो हर्ब्स हमारे क्या होता है एक्चुअल में, अगर ये क्लियर हो गया तो पूरे सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत मतलब हमको यहाँ समझ आ जाएगा। तो देखो हर्ब्स एक्चुअल में या तो हमारा कोई पूरा का पूरा प्लांट होगा, जैसे ये आपको पूरा प्लांट दिख रहा होगा ना, पौधा है, तो या तो ये पूरा का पूरा हमारा प्लांट होगा, या इस प्लांट के अंदर का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है। जैसे मान लो ये हमारी लीव्स हो गई, या ये वाला हमारा फ्लावर हो गया, या इसके अंदर की जो हमारी जड़ें होती हैं, रूट होती है, वो रूट हो जाएगा। या मान लो हमारा जो बार्क हो गया, छाल हो गया, वो हो जाएगा। या मान सकते हैं कि इसके अंदर के जो हमारे बीज होते हैं, या बोल सकते हैं कि जो फल होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, वो हो गया। यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि हर्ब्स या तो हमारे कंप्लीट प्लांट है, या प्लांट के अंदर का कोई ऐसा पार्ट है जो हमारा आगे जाके मेडिसिनल पर्पज में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम आगे जाके अपने लिए दवाइयां बनाने में इस्तेमाल करेंगे। वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, हर्ब्स कहलाता है। लेकिन ये हर्ब्स एक्चुअल में ऐसे थोड़ी है कि आपने सोचा कि ये पत्तियां मैंने तोड़ ली और मेरी दवाई बन गई। इनका क्या होता है ना, इनका प्रॉपर एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, और उनको हम 4 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होती है कि देखो हमारी जो नॉर्मल जंगल वगैरह होते हैं उनसे हम इन हब्स को नहीं उठाते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत कॉन्टामिनेट हो सकते हैं। तो हम करते हैं इनकी खेती, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले कल्टीवेशन, जो कंप्लीट एक खेती होती है। और जब कल्टीवेशन वगैरह हो जाता है देन इसके अंदर से जो हमारे मेन, पहले तो कल्टीवेशन अच्छे से करते हैं, आगे बताऊंगा। तो इसके अंदर का जो मेन हमारा पार्ट है, जैसे ये प्लांट के पार्ट होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, उनको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। और जब ये यूजफुल पार्ट को हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं देन करते हैं इसकी प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा यूनिट 1 में, जैसे फर्स्ट, प्राइमरी, सेकंड, ये सब बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हम ड्राई करेंगे, ड्राई करके पूरा सुखाएंगे, सुखा के कई बार हम पाउडर वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेसिंग करेंगे। और इसके बाद इसकी होती है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन। अब देखो एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि जैसे मान लो ये हमारी लीव्स हो गई एग्जांपल के लिए, तो इसके अंदर का जो मेन एपीआई है, क्योंकि जैसे हमारे ये प्लांट का पार्ट है, इसके अंदर का ये थोड़ी कि पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर में हमारा एक मेन होता है एपीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या बोल सकते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। तो यही हमारा वो मेन पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में जाके एक्शन देगा। तो इसको हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं एक्सट्रैक्शन की मदद से। यानी कि सिंपल देख सकते हैं, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा रॉ मटेरियल है जो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्ट करके हमने ड्राई वगैरह कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कराते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन। अब कैसे कराएंगे, तो या तो हम इसको पानी वगैरह में पूरा डिजोल्व कर देंगे, या हम एल्कोहल वगैरह में डिजोल्व करेंगे। और पानी एल्कोहल क्या करेगा, इनके यानी कि ये जो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था, इनके यहाँ पे सेल्स को पेनिट्रेट करेगा। और पेनिट्रेट करके क्या करेगा कि इन सेल्स के अंदर जो भी हमारा मेन एपीआई था उसको पानी या फिर एल्कोहल के अंदर आ जाता है। बाद में इसको हम एवोपरेट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, नीचे सूखे ड्राई फॉर्म में पूरा का पूरा अपना मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ देखने को मिल जाता है। और उसके बाद क्या होगा, अब देखो ये सारे काम हम यहाँ पे कंपनियों के अंदर करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरा हमारा फॉर्मुलेट होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पाउडर बन गया उसको पूरा फॉर्मुलेट करेंगे। और फाइनली क्या करेगा, मशीन के अंदर हम इसको इस तरह की जो हमारी प्रिपरेशन होती है, यानी कि या तो हमारी दवाई हो गई, या फिर हमारे यहाँ पे थेरापेटिक, मतलब या तो हमारी मेडिसिन हो गई, या हमारे कॉस्मेटिक हो गई, जो हमने यूनिट 3 में पढ़ा था। और इस तरह हमारा जो है फिनिश प्रोडक्ट यहाँ बनके तैयार हो जाता है।
तो इस तरह जो है हमारी एक कंप्लीट प्रोसेस चलती है। और ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कल्टीवेशन से लेके हमारे फिनिश प्रोडक्ट बनने तक और इसको मार्केट में भेजने तक की जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी हमारे सब्जेक्ट यानी कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने हर्ब्स का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन हर्ब्स को जो अपने इस तरह की मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, और यही हमारी हो जाती है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये सारे काम मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन ये ना हमारे एक प्रॉपर कंपनी के अंदर होती है और इनमें भी प्रॉपर हमारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो किए जाते हैं, जिससे कोई भी गड़बड़ हमारी ना हो जाए। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरी हमारी कंपनियां हैं, और यहाँ पे क्या होता है आजकल जैसे कल्टीवेशन होता है, तो ये भी ना इन कंपनियों की यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन्हीं के कहीं पे मतलब ये जमीन वगैरह खरीद लेते हैं और यही अपने कंट्रोल में यानी कि अपने अंडर में क्या करते हैं, ये पूरी कल्टीवेशन कराते हैं और कलेक्शन कराते हैं, जिससे यहाँ भी कोई गड़बड़ी हमारी ना हो जाए। तो ये पूरा फिनोमेना हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे सिंबल क्या बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अपने जो हर्बल ड्रग्स है यानी कि ये जो हमारे ड्रग्स बन रहे थे, इनका क्या करते हैं, कल्टीवेशन करेंगे, कलेक्ट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, एक्सट्रैक्शन यानी कि मेन पार्ट निकालेंगे, फिर फॉर्मुलेट करेंगे और इस तरह की हमारी दवाई बनकर तैयार हो जाएगी। और बाद में इसके भी जो है इवैल्यूएशन टेस्ट करेंगे कि भाई कोई इसमें गड़बड़ी वगैरह ना हो। तो जो मेन फोकस हमारे पूरे इस इंडस्ट्री का यानी कि पूरी इस टेक्नोलॉजी का क्या रहता है कि जो हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे हर्बल वाली, वो हमारी सेफ बने, इफेक्टिव बने और स्टैंडर्ड क्वालिटी के बने, जिससे आगे जाके हम उसका थेरेपेटिक यूज कर सके, अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर सके। अब देखो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका इस्तेमाल कौन करता है, मोस्टली हमारे आयुर्वेद सिद्धा के अंदर होता है और यूनानी सिस्टम के अंदर, और जो बाकी के हमारे ट्रेडिशनल है, क्योंकि जो हमारा एलोपैथी उसमें तो सिंथेटिक दवाई बनाई जाती है। तो मोस्टली जो हमारे आयुर्वेदिक है यानी कि जो प्राचीन काल से ट्रेडिशनल चलता हुआ आ रहा है, उन्हीं में हम जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे होम्योपैथी हो गए या सिद्धा वगैरह हो गया, उनमें भी हम जो इनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होगी, तो जो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जैसे डाबर इस्तेमाल करता है, पतंजलि का तो कमी नाम लेंगे, तो ये सब जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये सब क्या, ये हमारे इसी हर्बल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है वो भी हमारे जो है इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे हर्ब्स क्या होते हैं, तो हर्ब्स मैंने बता दिया कि देखो या तो हमारी ये पूरा का पूरा प्लांट होगा या प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जो हमारा आगे जाके क्या होता है, दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, वही हमारा क्या है, हर्ब्स कहलाता है। अब एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हो कि हमारे लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, रूट्स हो गए, वाक हो गए, या फिर फ्रूट्स हो गए, तो ये हमारे इसी के एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो हर्ब्स होते हैं ना, यही वो मेन पार्ट होते हैं जिनके अंदर हमारा एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, यानी कि यही वो मेन है जिसमें मेन हमारा एपीआई प्रेजेंट होता है। और ये हमारे क्या करते हैं, या तो क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, जैसे मान लो तुलसी की पत्तियां होती है, तो ये ज्यादा या तो तुलसी हमारे ऐसे यूज कर लेते हैं, लोग चबा लेते हैं या चाय वगैरह में डाल के यूज कर लेते हैं, या इसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाल के लोग क्या करते हैं, तुलसी का सिरप बना रहे हैं या नीम का ऑयल बना रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या होगा, दोनों तरह से हमारे ये इस्तेमाल हो जाता है। बट जो मेन हमारा पूरा कंटेंट है यानी कि जो ये हमारा मेन रॉ फॉर्म में है ना, इसी को हम यहाँ पे जो है हर्ब बोल देते हैं। थर्ड हमारा आता है हर्बल मेडिसिन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इट इज रेफर टू द यूज ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। यानी कि देखो यहाँ पे हम हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात करें तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ड्रग्स हमारे ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी प्रकार की डिजीज में या किसी तरह की बीमारी में हमारी बॉडी के अंदर में, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, हर्बल मेडिसिन बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये पूरा हमारा हर्ब्स है और ये हमारा आगे जाके इस्तेमाल होगा, तो ये हमारा हर्ब्स है और ये हमारी क्या है, बनी हुई मेडिसिन है, जो हमारी जैसे हर्ब्स मान लो तुलसी की पत्तियां हैं, तो ये मैं लेके आ गया, मैंने इसको एक दवाई में बना लिया और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी खांसी को ठीक करने के लिए, तो ये मेरा कहलाएगा हर्बल मेडिसिन। देखो मैं एक बात अभी क्लियर कर दूं कि ये आपका सब्जेक्ट है हर्बल टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर बस आपको हर्बल 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 करना है, यानी कि टोटल हरा हरा करना है। और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत ही माइनर सी पतली सी लाइन होती है जो आपकी दो बातों में क्या डिफरेंस बताएगी, और वही आपको समझना जरूरी है। वरना अगर आप ये हल्का सा डिफरेंस बिटा दोगे ना, तो आपको सब कुछ जो है सेम लगेगा, आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी की सेम लगेगी, आपको हर्ब सेम लगेगा, आपको ये भी सेम लगेगा। तो वो माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं ना, इन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल पूरा डिनोट करता है कि ये एक्चुअल में चीज क्या है, तो एग्जाम्पल आपको लिख के आनी पड़ेगी। तो हर्बल मेडिसिन एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा प्लांट है या प्लांट के द्वारा बना हुआ वो प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी को या डिजीज को ठीक करने में हमारी मदद कर रहा है। अब ये जो हमारा हर्बल मेडिसिन है, ये हमको नेचुरल सोर्स के द्वारा मिलते हैं और ये वाइडली हमारे यूज किए जाते हैं हेल्थ को मेंटेन करने में और हमारी डिजीज को ठीक करने में। यानी कि एग्जाम्पल ये मान लो कि जैसे ये हमारा हर्ब्स था, हमने क्या किया, इस हर्ब्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक मेडिसिन या दवाई बना दी है, और वही जो मेडिसिन दवाई है वही हमारी क्या कहलाती है, हर्बल मेडिसिन कहलाती है। एग्जांपल जैसे हमारा एलोवेरा जेल हो गया, तो एलोवेरा जेल हमारे कटे जले बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। देन तुलसी का सिरप हो गया, तो ये हमारे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, कफ सिरप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये हमारी हर्बल मेडिसिन हो जाती है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब देखो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अपने हर्ब्स के बारे में, इससे एक नंबर आगे ये था कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे इसके लिए, और इसका भी एक नंबर आगे का हमारा होता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे इन प्लांट को या प्लांट के प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब हमने क्या किया कि जो प्लांट के प्रोडक्ट है ना उनका इस्तेमाल करके हमने फाइनली अपनी इस तरह की दवाइयां बना दी, जैसे हमारा टैबलेट हो गया या हमारी हर्बल सिरप हो गई। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं इन्हीं को हम यहाँ पे क्या है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट बोल देते हैं कि ये हमारा एक फिनिश्ड मेडिकल प्रोडक्ट है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट को कंटेन करेगा, और ये हमको हर्ब से या फिर हर्बल मटेरियल से मिलेगा, जो मैंने यहाँ दिखाया था, जैसे हर्ब्स है या हर्बल मेडिसिन है। तो इन्हीं का यूज करके हम क्या कर रहे हैं फाइनली अपनी मेडिसिन को बना के तैयार कर देते हैं और इस तरह के एक मार्केटेड यानी कि फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट कहलाता है। अब ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये हमारे आगे जाके क्या करेंगे, हमारे डिजीज को प्रिवेंट एंड ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसमें एक या एक से ज्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये हमारा सूटेबल डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जैसे या तो हमारा हर्बल सिरप हो गया, हर्बल टैबलेट हो गया, या फिर हर्बल कैप्सूल हो गया। एग्जाम्पल वही हमारे जैसे हर्बल तुलसी कप सिरप हो गया, तो ये हमारे एक मेडिसिनल प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा हमारी जो आयुर्वेदिक टैबलेट आती हैं या बोल सकते हैं अश्वगंधा की टैबलेट आती हैं, तो ये फाइनल हमारा क्या हो गया एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब देखो इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो आराम से समझते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, तो देखो नॉर्मल मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे इस तरह के हमारे जो प्लांट के पार्ट होते हैं, ये इस वाले को दिखा रहा था, तो इस तरह के जो प्लांट के पार्ट है इसको हम इस्तेमाल करते हैं आगे जाके इस तरह की दवाइयां बनाने के लिए। तो ये बनती कैसे, ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्टली हमारा बन जाता है, इसके लिए सेवरल स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और यहीं पर जो बीच का एक हमारा आता है वो होता है मेन स्टेप। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारे रॉ मटेरियल है, तो इसको हम क्या करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसेस करके छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद हम इसको कराते हैं या तो एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या करेगा, जैसे ये हमारे इसके मान लो टोटा पार्ट है तो इसके सेल्स है, तो लिक्विड क्या करेगा यहाँ पे जाके इसको पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके क्या करेगा कि ये जो हमारे इसका प्लांट का जो पार्ट है इसके अंदर का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन एपीआई है, वो हमारे यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्टिलेशन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में एक पूरा हमारा अपैरेटस होता है जिसमें हम यहाँ पे स्टीम को ऊपर छोड़ेंगे, और स्टीम क्या करेंगे भाप पूरे क्या करेंगे इसको, यानी कि जो हमारा इसका यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारा स्टीम के थ्रू बाहर जाएगा, और वो लिक्विड को हम अलग कनेक्ट कर लेंगे और हमारा वहां पे निकल आएगा। यानी कि ओवरऑल ये है कि जो हमारे ये पूरे प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा मेन रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर का जो मेन एपीआई होता है उसको हम यहाँ क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। और यही जो बाहर निकालने की एक्चुअल में पूरी प्रोसेस है इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन बोल सकते हैं, कि हम यहाँ पे जो अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर रहे हैं। और बाद में क्या होता है जब ये हमारा मेन एपीआई यानी कि ये बाहर निकल के आ जाता है, देन इसी में हमारे बाकी के एक्सिपिएंट मिलेंगे और हमारा जो एक हर्बल मेडिसिन बनके तैयार होती है जो हमारे ऊपर थी। यानी कि ये जो हमारा फ्रेश प्रोडक्ट था ना, इसमें क्या है एक्चुअल में कि जो हमारे हर्ब्स होते हैं उनमें साथ में एक्सिपिएंट भी हमारे मिले होते हैं। लेकिन जो हमारे हर्बल यानी कि जो मैंने आपको पहले वाले इसमें बताया था कि ये जो हमारे हर्बल मेडिसिन यही है, इसमें सिर्फ हमारा प्लांट या प्लांट का पार्ट होगा, यानी कि ये मेन हमारा एपीआई वाला पार्ट होता है। लेकिन जो हमारे ये मेडिसिन प्रोडक्ट है इसमें हमारा जो मेन एपीआई वाला पार्ट है साथ में हमारा एक्सिपिएंट भी मिल जाता है, और एक्सिपिएंट मिलकर इस तरह की फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो जो ये इसमें बीच का एपीआई वाला पार्ट होता है उसको कैसे हम तैयार करते हैं, उसी तैयार करने की प्रोसेस को हम यहाँ पे हर्बल ड्रग प्रिपरेशन बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि इट इज द प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर्बल मटेरियल, यानी कि ये वो प्रिपरेशन है यानी कि वो सब्सटेंस है जो हमको कब मिलता है हर्बल मटेरियल से मिलता है। कैसे मिलेगा, जब हम उसके साथ में प्रोसेस करेंगे, जैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे या फिर पाउडरिंग करेंगे। यार देखो लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो हमको ये मिल जाता है, और मैंने आपको तभी बताया था कि बाद में हम क्या कर सकते हैं इसको एवोपरेट कर सकते हैं, और एवोपरेट करके क्या होगा जो इसका लिक्विड है सॉल्वेंट है जिससे हमने इसको निकाला था वो उड़ जाएगा, और जो मेन एपीआई है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में जो है नीचे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पाउडरिंग करना। तो इस तरह हमको जो मेन एपीआई यहाँ पे मिल जाता है। तो ये प्रिपरेशन कंटेन करती है हमारे मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को जो हमारे आगे जाके जो बॉडी में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये हमारा मे बी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, अगर एक्सट्रैक्शन से निकाल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे डिस्टिलेशन वगैरह कर रहे हैं तो टिंचर हो सकता है। फिर कई बार क्या करता है हम इनके अंदर का ऑयल निकालते हैं तो हमारे ये ऑयल फॉर्म में हो सकता है, या अगर हम इसको यहाँ पे ड्राई कर लेते हैं तो हमारा पाउडर फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा तुलसी एक्सट्रैक्ट हो गया या हमारा नीम ऑयल हो गया, और इनका जाके हम आगे जो है इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है राइट सोर्सेज ऑफ हर्ब विद एग्जांपल। तो देखो ये जो हमारे हर्ब्स है जो मैंने आपको बताया कि प्लांट या प्लांट के पार्ट है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो दो हमारे मेन तरीके होते हैं, एक हमारा होता है वाइल्ड सोर्स, एक हमारा होता है कल्टिवेटेड। तो वाइल्ड जो हमारे सोर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे जंगलों से, पहाड़ों से, या जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं ना वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे कल्टिवेटेड वाले होते हैं इनको हम यहाँ पे खुद से जो है ग्रो करते हैं अपने किसी पर्टिकुलर या एक कंट्रोल एनवायरमेंट में, और इसीलिए जो है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ जो हमारे नेचुरल है उसमें कोई खर्चा पानी कुछ नहीं है, आपको देसी मिल जाता है और थोड़ा हो सकता है और ज्यादा प्योर फॉर्म में मिल जाए। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाता है। तो कल्टीवेशन वाइल्ड कल्टीवेटेड हैप्पी है। अब जो कल्टीवेशन है वो हमारी हेल्प करते हैं जिससे हमें गुड क्वालिटी एंड डिजीज फ्री हर्बल मटेरियल हमको यहाँ मिल पाए। जैसे हमारा सैंडलवुड हो गया या तुलसी हो गया, तो सैंडलवुड तो हमारा वही फॉरेस्ट में मिलेगा, लेकिन कई जगह क्या होता है पूरे एनवायरमेंट को ऐसे कंट्रोल कर देते हैं और वहाँ पे उगाने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारा तुलसी वगैरह जैसे कल्टीवेटेड हम लोग घर के आगे जो है तुलसी माला को ग्रो कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा आता है जीएपी यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखो ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, ये पूरी कर रहे हैं, तो खेती हमें किस तरह से करनी चाहिए, उसमें क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी, यानी कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कब क्या करना है। जैसे मान लो खाना बनाते हैं तो हम एक रेसिपी देख देते हैं कि आपको पहले ये करना है, फिर इसके बाद ये करिए, फिर वो करिए, ये करिए, तो पूरा एक रेसिपी और पैटर्न और प्रोसीजर होता है। तो उसी के तहत अगर हम बनाते हैं खाना तो भाई अच्छा बनता है। तो उसी में यह बोल सकते हैं कि जो हमारा जीएपी है यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ये एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा लागू कई कुछ हमारी गाइडलाइंस है, यानी कि कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन है, और वो हमको ये बताते हैं कि भाई हमको खेती करनी कैसे है। अब देखो हर कोई जानता है खेती करना, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रॉपर और ऑथेंटिक हमको गाइडलाइंस देते हैं जिनका अगर हम फॉलोअप करेंगे तो बहुत अच्छी और इफेक्टिव खेती होगी। और जैसे हमारी कंडीशन को देख के, हर चीज को देख के ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, तो इससे हमको इफेक्टिव खेती मिलेगी, यही हमारा होता है। तो एक बोल सकते हैं कि जीएपी आर गाइडलाइन, यानी कि हमारी गाइडलाइंस होती है यूज फॉर प्रॉपर कल्टीवेशन, यानी कि जिससे हम प्रॉपर कल्टीवेट कर सके खेती, देन कलेक्ट कर सके, देन प्रोसेसिंग कर सके अपने मेडिसिनल प्लांट को। और इससे क्या होगा कि जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारे सेफ बनेंगे और क्वालिटी के साथ बनेंगे। तो ये हमको हेल्प करता है मेंटेन करने में प्योरिटी को, सेफ्टी को एंड कंसिस्टेंसी ऑफ हर्बल ड्रग की। एग्जांपल जैसे प्रॉपर इरिगेशन, आपको सिंचाई कब और कैसे करनी है, कितना पानी देना है। इसके अलावा करेक्ट हार्वेस्टिंग मेथड, आपको जब कटाई करनी है तो कैसे क्या करनी है। अब इसकी ना पूरी गाइडलाइंस होती है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, लेकिन लॉन्ग में जाके देख लेना, क्योंकि ये वाला जो आपका है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन के अंडर कैटेगरी में आ जाता है। और आपने अगर टॉप 10 वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, मैराथन क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि खेती करनी, सबसे पहले कौन सी साइट देखनी है, साइट सिलेक्शन होता है। फिर आपका प्रॉपर सीड एंड प्रोपगेशन होता है कि कहाँ पे मतलब कौन से बीज लोगे, कैसे उसको बीजोगे, ये सब हो गया। फिर कैसी मिट्टी चाहिए, कौन सी फर्टिलाइजर यूज करने, कब सिंचाई करोगे, इसके बाद पेस्ट एंड पेस्ट डिजीज क्या करोगे। तो ये सारी की सारी बातें इन सब ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए जो है जीएपी के अंडर में ही जो है हमें हर्बल प्रोडक्ट की खेती करनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ना एक बोल सकते हैं कि हमारी खेती करने का वो तरीका होता है जिसके अंदर हम लोग जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कि जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि ऐसा होता है कि देखो अगर हम यहाँ खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं तो भाई ये हमारे क्या होते हैं, प्लांट के अंदर चले जाते हैं और थोड़े बहुत प्लांट के ऊपर होते हैं। और जब हम लोग जो है इनको खाते हैं तो भाई यही हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना हो सके ना, अगर आपके पास मैं बोलूंगा थोड़ी बहुत जमीन है, थोड़ी बहुत जगह है, तो आप पता क्या करो, थोड़ी बहुत उस जगह में अपने खाने जोगे, यानी कि ये मानो कि थोड़ा बहुत आप थोड़े बहुत आलू प्याज और जो आप खा सको, मिर्ची धनिया, एटलीस्ट जितना हो सके उतना पॉसिबल आप अपने घर के लिए खेती करो। और हर कोई अगर थोड़ी थोड़ी जगह में अपनी पर्टिकुलर खेती करेगा तो ये जो इतना मिलावट वाला काम है ना, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी नेचुरल मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर आर मेनली यूज्ड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। अब इसके अंदर जो नेचुरल वाले हमारे जितने बायो फर्टिलाइजर है, जितनी खाद वगैरह होती है, वो नेचुरल ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटली सेफ होती है और इससे जो है हमें क्रॉप जो हमारी खेती मिलती है वो हेल्दी मिलती है। अब देखो ये थोड़ी महंगी तो हो जाती है, लेकिन हाँ इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा इसका चलन चल रहा है और लोग इनके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्गेनिक वाले। और ये थोड़े महंगे भी हमारे पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप सब कुछ जो है जहाँ पे नेचुरल यूज़ करोगे तो नेचुरल चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो केंचुए वाली खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारा बायो फर्टिलाइजर हो गया, जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी इन्हीं के द्वारा बनी होती है। तो इससे क्या होगा, हमारी खेती काफ़ी इफेक्टिव और अच्छी होती है। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आता है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। तो देखो ये देखा जाए तो पूरे चैप्टर का नाम है जिसके अंदर हमारा जीएपी और ये सब आता है। तो बोल सकते हैं कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एक हमारा वो फार्मिंग का सिस्टम है जिसके अंदर जैसे हमारी जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको हम ना एक लिविंग सिस्टम मानते हैं। ये नहीं मानते जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार खेती तो है ये है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि जो खेती है ना वो भी हमारी एक तरह से क्या है, कोई रिश्तेदार है, कोई हमारे लिविंग सिस्टम है और एक गहरा रिश्ता है। और इसीलिए जो है उनके साथ हम फिर अच्छा व्यवहार करेंगे, उनमें कोई केमिकल वगैरह ये सब नहीं डालेंगे। और जब उनको ऐसा, क्योंकि भाई अगर हम केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी जमीन को भी बंजर कर देता है और आपको एक दो पैदावार तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि 2-3 साल बाद क्या होगा, जमीन की उपज खत्म हो जाती है और फिर क्या करेंगे लोग वहां पे कोठी डाल लेते हैं और आपकी खेती इसी तरह कम हो रही है। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या एक फार्मिंग सिस्टम है विच कंसीडर सॉइल प्लांट एंड एनवायरमेंट एज अ लिविंग सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको हम लिविंग सिस्टम मान के करते हैं। और इसमें हम जितने भी नेचुरल मेथड है उनका इस्तेमाल करेंगे, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनका इस्तेमाल करेंगे अपनी हेल्दी क्रॉप रोटेशन यानी कि अपनी क्रॉप को पूरा रोटेट करने के लिए। इसके अलावा ये मेथड हमारे इंप्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो मैंने बोला कि हमारे इससे मिट्टी की जो उपजाऊ है वो वहां पे बढ़ेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस भी हमारा बढ़ेगा। एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कंपोस्ट प्रिपरेशन वगैरह या नेचुरल फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सब इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गए हमारे तीनों के टर्म। अब मैंने क्या बोला, तीनों ही हमारे एक ही पार्ट है, तीनों ही सेम है, बस फिर भी जो है अगर इस नाम से आएगा तो ये लिख के आ जाना, इससे आएगा ये आएगा, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन हाँ लिख के आप लोग जरूर आ जाना। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डिफाइन बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड विद एग्जाम्पल।
तो ये जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स है ना, इनको हम यहाँ पे जैविक खाद बोल देते हैं। और जैविक खाद का मतलब क्या है कि देखो, जो हमारे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो हमारी मिट्टी के लिए हेल्दी होते हैं, गुड होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। यानी कि देखो, खाद हमारी क्या होती है, ये हमारी जमीन है और जमीन में हम खेती कर रहे हैं, तो जमीन की उपजाऊ का यानी कि जो हमारी इसको क्या बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए होता है। यानी कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है कि जब यहाँ पे ये खाद डाली जाएगी तो मिट्टी अपना काम अच्छे से करेगी और जो खेती हमारी बढ़ रही है इसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें ना केमिकल वगैरह का लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, लेकिन यहाँ पे हम मेनली इस्तेमाल किसका करेंगे, जैविक खाद का। यानी कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनी हुई हमारी खाद होगी उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और ये क्या करेंगे, हमारी मिट्टी को अच्छे से पूरा कर देंगे, जिससे जो खेती है हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये हमारी क्या करेगी, प्लांट ग्रोथ को बढ़ाएगी और न्यूट्रिएंट वगैरह हमारे प्लांट को प्रोवाइड करेगी। अब ये हमारे दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंप्रूव बायोसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल। यानी कि ये जो नाइट्रोजन वगैरह की कमी यहाँ हो जाती है उसको फिक्स करेंगे और जो हमारी मिनरल्स है, जो सॉइल को जरूरत पड़ती है, उसको अवेलेबल कराएंगे और इससे हमारी खेती बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा राइजोबियम हो गया या हमारा एसोरपी गिल्लम हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है बायो पेस्टिसाइड। अब देखो, आपको बता कि जब खेती वगैरह करते हैं तो यहाँ पे ना छोटे मोटे कीड़े वगैरह में हमारे लग जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे पेस्ट बोलते हैं। तो उन पेस्टिस को मारने के लिए हम यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे ना नेचर, अब देखो बायो मतलब क्या है, यहाँ नेचर के बारे में बात हो रही है, तो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होंगे जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और ये मेनली क्या करेंगे कि जो हमारे पेस्ट वगैरह यहाँ पे इन पे खेती वगैरह में आ जाते हैं उनको कंट्रोल करें और वो अफेक्ट ना करें हमारे प्लांट या क्रॉप को, उससे हमको बचाते हैं। तो ये हमारे इको फ्रेंडली होते हैं और ये केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो भाई कीड़ों को तो मार देंगे लेकिन फसल को भी थोड़ा बहुत खराब करेंगे और जब उस फसल को हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नीम ऑयल को पूरा छिड़क सकते हैं। ये यहाँ पे बैक्टीरिया थ्योरोपिन हो गया। देन नेक्स्ट हमारा आता है बायो इंसेक्टिसाइड। तो देखो, ये जैसे हमारे पेस्ट होते हैं ना, इसी तरह हमारे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और ये इंसेक्ट क्या करेंगे, हमारे क्रॉप पे आके इनको खराब कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार टिड्डे वगैरह लग जाते हैं, तो ये कीड़े हो गए और पेस्ट हमारे छोटे मोटे चीजें होती है, तो एक तरह से सेम ही मान लेते हैं। तो ये हमारे वो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं बायो इंसेक्टिसाइड, जो स्पेसिफिकली जाके क्या करेंगे, जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं हमारे क्रॉप के ऊपर, उनको जाके मारते हैं। तो ये क्या करेंगे, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे विदाउट कॉजिंग मेजर हार्म टू द एनवायरमेंट। यानी कि हमारे एनवायरमेंट को कम हार्म पहुंचाएंगे और मेनली जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, उनको यहाँ डैमेज कर देंगे। बाकी भाई आपको बताया कि ये बायो पेस्टिसाइड यानी कि नेचुरल सोर्स के होंगे तब ये हमारे लिए अच्छे हैं। अगर यहाँ पे हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे नीम एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारा बैक्टीरिया थ्योरोनेंसी आता है। तो देखो, ये ना बिल्कुल ही सेम है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, और दोनों का सेम ही काम होता है। अगर आप चाहो दोनों में सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, बस एक काम कर देना कि यहाँ पे क्या होता है, देखो इंसेक्टिसाइड हमारे पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए होता है और जो पेस्टिसाइड है वो हमारा दोनों के लिए होता है। यानी कि ये सभी पेस्टेज पे काम करेगा और जो हमारे पेस्ट होते हैं उनमें हमारा इंसेक्ट भी जो है आ जाता है। इसी बात पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पेस्ट द राइट एग्जांपल ऑफ हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड। तो हमारे पेस्ट क्या होते हैं, तो जैसे नॉर्मली जो हमारी खेती वगैरह चलती है इनमें कुछ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि हमारी फसल को डैमेज कर सकते हैं, हमारे मेडिसिनल प्लांट और जो स्टोर प्रोडक्ट्स है उनको डैमेज कर सकते हैं और इसीलिए जो है इनको हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी जो क्वालिटी हो गई इन सबको मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। जो हर्बल मटेरियल हो गया इनकी ईल्ड यानी कि जो उपचार जो ताकत है उनको कमजोर कर सकते हैं और हमारे पूरे प्लांट्स में जो है डिसीज यानी कि बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों में होता है उसी तरह ये पेस्ट क्या कर सकते हैं, हमारी मेडिसिन यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स वगैरह है उनमें ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमारा इंसेक्ट आता है, इसीलिए बोला कि जो बायो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो दोनों हमारे इसमें आ जाते हैं। देन हमारा फंगी हो गया, फंगाई कर सकता है। देन हमारे कुछ विड्स वगैरह हो गए। देन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो जो हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं इनको मारने के लिए जिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे यहाँ पे बायो इंसेक्टिसाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे हर्बिसाइड्स आते हैं। तो ये हमारे वो केमिकल एजेंट्स हो जाते हैं जो क्या करते हैं, मेनली जो वीड्स हमारे होते हैं ना उनको यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करेंगे और ये हमारी क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करेंगे, यानी कि जो हमारी खेती फसल है उसकी प्रॉपर ग्रोथ में। और ये क्या करेंगे, जो कंपटीशन यानी कि रिड्यूसिंग कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, जो वीड्स वगैरह होते हैं यानी कि खरपतवार एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कि जो अनवांटेड, जैसे मान लो ये हमारी मेन फसल है तो यहीं पर ये हमारे उछल के आ जाते हैं और ये हमारे क्या करेंगे, ये इसकी जो न्यूट्रिशन वगैरह है ना उनको खा लेते हैं और इनको नहीं मिल पाता। तो हम क्या करेंगे, हर्बिसाइड इनको जाके मारते हैं और इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो हमारे फसल को ही मेनली मिलेंगे और वो अपने आप को ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेनली हो गया। एग्जांपल जैसे हमारा एट्राजिन या फिर ग्लाइफोस्फेट का इस्तेमाल करेंगे। अब फंगीसाइड्स क्या होते हैं, तो ये मेनली हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो फंगस, यानी कि मान लो अगर फंगाई वगैरह हमारा लग गया है कोई प्लांट डिजीज के अंदर में, प्लांट में डिजीज हो गई है तो उसको इन्वेट करेंगे या फिर उसकी ग्रोथ को रोकेंगे या फिर मार देंगे, तो वो हमारे फंगीसाइड्स होते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे हमारे फंगल इन्फेक्शन से और उसको खराब यानी कि स्पॉइलेज होने से बचाएंगे। इसमें हम यहाँ पे सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा हर्बिसाइड, फंगीसाइड और इधर हमारा बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड, ये सारे के सारे हमारे वो सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, पेस्ट को रोकने से हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं।
तो अब अगर मान लो कि आपके सामने 7 नंबर में क्वेश्चन आता है पेस्ट के बारे में, पेस्ट कंट्रोल के बारे में, तो भाई देखो ना, एक ये हो गया इंट्रो, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इतना तो आपको मिल गया कि भाई आप एटलीस्ट में से 2 3 4 5 नंबर तो ले सकते हो अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। इसीलिए बोलता हूँ कि देखो 2 मार्क्स वाली आपके इधर भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पे ना एक पार्ट बहुत बार आपका एग्जाम में लॉन्ग में आता है पेस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में, या यहाँ बोल सकते हैं पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो देखो ये आप वैसे तो लॉन्ग में देख लेना, मैंने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वहां बताया हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तो आपका होता है मैकेनिकल मेथड, जैसे आपका हैंड पिकिंग वगैरह हो गया, कि यहाँ से क्या होता है हाथों के द्वारा खरपतवार को पूरा निकाल के जो फेंक देते हो, जो हटा देते हो। देन आपका आता है एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ खेती की मान लो, तो थोड़ा डिस्टेंस में हम इधर करेंगे और बदल बदल के करेंगे। इसका फायदा क्या होता है, जैसे यहाँ अलग यहाँ अलग है, इसका क्या है कि जैसे जो यहाँ पे मान लो कीड़े लगते हैं तो वो यहाँ से ना स्प्रेड हो जाते हैं। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस होगा तो वो यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, और थोड़े टाइम बाद करेंगे तो इनका स्प्रेड होने का टाइम नहीं मिलेगा। देन कुछ बायोलॉजिकल मेथड होते हैं, इसमें जो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ नीम बेस्ड हमारे बायो पेस्टिसाइड हो गए या बायो इंसेक्टिसाइड हो गए। और देन लास्ट में जान के जब किसी से भी बात नहीं बनती तब एंड में हमारे आता है केमिकल मेथड, और यहाँ पे हम केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई और बाकी के इंसेक्टिसाइड हमारे यहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट और इन सब बाकी के टर्म्स के बारे में। देन नेक्स्ट हमारा आता है राइट बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा। अब देखो आयुर्वेदा के ऊपर क्वेश्चन लॉन्ग में एक बहुत बार आता है। तो आयुर्वेदा सिस्टम मेनली हमारा होता क्या है, तो एक ना हमारा एंशिएंट इंडियन सिस्टम होता है हमारा मेडिसिन का, जिसका मेनली काम क्या होता है ना, जैसे ये जो आयुर्वेदा सिस्टम है ये दवाइयों से ज्यादा हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के लिए कैसा क्या काम कर रही है, और ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, बैलेंस में लाने में हेल्प करता है। और इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो साइड इफेक्ट है बहुत कम होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के ज्यादा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा इज एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारे इंडिया का वो सिस्टम है बहुत प्राचीन काल का, और विच मेंटेन हेल्थ बाय बैलेंसिंग बॉडी माइंड एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और आस पड़ोस के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के हमारी बॉडी को बचाता है। अब ये मेनली हमारे प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। तो 2 हमारे मेन प्रिंसिपल होते हैं, एक हमारा होता है पंच महाभूतास और एक हमारा होता है त्रिदोष थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यानी कि हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो हमारे त्रिदोष थ्योरी है, इनमें अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है ना, तब जाके क्या होता है हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी कॉज होगी। तो हमें क्या करना होता है, इन्हीं तीनों को यहाँ पे बैलेंस में लेके आना होता है। तो यहाँ पे हमारे 3 यानी कि कफ वात पित्त, ये 3 हमारे होते हैं। और मैंने ना आपको जब लॉन्ग पढ़ाई थी यूनिट 1 में ही है, तो सारा कुछ मैंने आपको ये बताया था कैसे क्या होता है, और इन सबको एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये पूरा लॉन्ग में आता है, यानी कि बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। इसके बाद जो इसके प्रिंसिपल है वो भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात करते हैं डिफाइन त्रिदोष थ्योरी एंड पंच महाभूतास के बारे में। तो देखो त्रिदोष थ्योरी हमको ये मतलब एक तरह से बताती है कि जो हमारी बॉडी है इसके 3 बेसिक दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ। और इन तीनों के अंदर ना जैसे हमारी बॉडी के 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्काई, सॉरी स्पेस, यहाँ पे स्काई बोल सकते हैं हम इसको। अब वही है ना भाई, मेरा नाम है तो यहाँ पे आना तो ठीक है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी हो गया, पानी हो गया, फायर यानी कि अग्नि हो गई, इसके बाद हवा हो गई, और यहाँ पे आकाश आप लोग का भाई हो गया। तो ये 5 एलिमेंट है जिनसे मिलके जो है पूरे की पूरी हमारी दुनिया या पूरे के पूरे हम जो लोग हैं वो सब इसी से मिलकर बने होते हैं। और इसीलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ये 5 जो एलिमेंट है वो एक बैलेंस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बैलेंस होता है ये हमारा काफ वित्त और पात की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जब ये हमारा बैलेंस बिगड़ता है ना, तब जाके हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी होती है। तो जो आयुर्वेदा क्या करता है कि ये जो बैलेंस बिगड़ा है, इसी बैलेंस को दोबारा बनाने में हेल्प करेगा और इससे हमारी बीमारी को ठीक करता है। तो ये जो दोष हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, और इंबैलेंस अगर इनका होता है तो हमारी बॉडी में वेरियस डिजीज होती है। अब देखो आपको क्या एक काम करना है, और कमेंट सेक्शन में करना जरूर है क्योंकि ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है और बच्चों की हेल्प होगी। जैसे हमारी ये कफ है, बात है और पित्त है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है ना कि इनमें जैसे हमारा कफ है तो मान लो यहाँ पे 2 यानी कि हमारा अर्थ प्लस वाटर से मिलकर बना होता है, तो ये अर्थ प्लस वाटर हो गया। ऐसे ही हमारा पित्त के कौन से 2 एलिमेंट होते हैं और हमारा वात के कौन से 2 एलिमेंट होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि कफ जो हमारा होता है वो मेनली कौन से हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करेगा, और अगर कफ में इम्बैलेंस होगा यानी कि इन दोनों में इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी होगी। इसी तरह आपको पित्त का बताना और इसी तरह आपको बात का बताना है। और याद है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके अभी बता दो, ठीक है। देन हमारे इसमें नेक्स्ट भाई पंच महाभूतास वाला आता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो पूरी दुनिया है या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, जो मैं हो गया आपका भाई, और यहाँ पे हवा, इन 5 से मिलकर बनी होती है। और आयुर्वेदिक कंसीडर करता है कि ये जो हमारे एलिमेंट है ये हमारी लाइफ के लिए और हमारी बॉडी फंक्शन के लिए एसेंशियल है, और अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो हमारी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, जैसे हमारा पृथ्वी या जल हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब यहाँ भी देख लेना जैसे इनमें अगर कोई गड़बड़ी जो मैं बोल रहा हूँ तो इससे क्या डिजीज हो सकती है, यानी कि कौन सी गड़बड़ी से क्या बीमारी हो सकती है। अगर ये एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। देन नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे अरिष्ट, अश्वा, चूर्ण, भस्मा एंड गुटिका के बारे में। तो जितनी भी आपको दिख रही होंगी ये हमारी आयुर्वेदा की प्रिपरेशन होती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लॉन्ग में भी आपको बताया हुआ है कि इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना।
तो इसमें ये जो हमारे 3 है ना, इनको लॉन्ग में भी एक बार जाके देख लेना कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो, अरिस्टा हमारा क्या होता है, एक आयुर्वेदिक फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हमारे किससे प्रिपेयर किया जाता है, जो मेडिसिनल प्लांट है इनके डिकॉक्टेशन है, यानी कि उनको एक तरह से फर्मेंट कर करके जो है इसको बनाया जाता है। बाकी एल्कोहल इज प्रोड्यूस नेचुरली ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और जब इनकी फर्मेंटेशन करते हैं ना तो हमारा एल्कोहल जो है इनमें प्रोड्यूस होता है, विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, जो इनको लंबे टाइम तक जो बचा के रखता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा अर्जुना रिस्ट हो गया या हमारा 10 मूला रिस्ट हो गया। देन अश्वा हमारे एक आयुर्वेदिक फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन ही होती है, जो हमारी हर्बल जूस या एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है, और इनमें कोई बॉइलिंग वगैरह नहीं करते हैं, ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल को जनरेट करेगा, और ये भी हमारे थेरेप्यूटिक पर्पस में इस्तेमाल होगा। यानी कि देखो यहाँ पे हम नॉर्मल रख देंगे और लंबे टाइम तक ये पूरा होते होते हमारा जो है पूरा ये अश्वा बन के तैयार हो जाता है। इसमें हमारा कुमारी अफजा या फिर अशोकारिष्ट आता है। देन हमारा चूड़ आता है, तो एक हमारा फाइन पाउडर होता है जो हर्बल ड्रग के द्वारा, मतलब हर्बल ड्रग से पूरा हमारा बनाया जाता है, और ये हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल होगा, यानी कि जो चूरन की फॉर्म में दिए जाते हैं। अब इट इज प्रिपेयर्ड बाई ड्राइंग एंड पाउडरिंग हर्बल मटेरियल। अब इनको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्राई करेंगे और देन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बनाया जाता है। जैसे आपका त्रिफला चूड़ आता है और सीतोफलादी चूड़ आता है। देन आती है हमारी भस्म। अब ये थोड़ी अलग तरीके से बनाई जाती है और इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कैल्सिनेट प्रिपरेशन होती है, जो हमको हीटिंग मेटल के द्वारा मिलती है। जैसे हमारे कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ मेटल्स हो गए, या हमारे कुछ एनिमल प्रोडक्ट हो गए, इनको क्या करते हैं हम यहाँ पे हीट करेंगे, और हीट करके जला जला के जो उसकी भस्म बनती है, जो राख बनती है ना, उसी को हम यहाँ पे भस्मा बोल देते हैं। तो ये प्रिपरेशन हमारी आयुर्वेदा में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आफ्टर प्योरिफिकेशन एंड इंसिनरेशन, यानी कि पूरा जब जला देते तो भाई उसके अंदर के सारे सब मरी जाते हैं कीटाणु वगैरह, तो ये हमारी प्योर हो जाती है, और देन हम जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा स्वर्णा भस्म हो गया या हमारा ताम्रा भस्म हो गया। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है गुटिका। तो गुटिका रेफर टू द आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपेयर्ड इन टैबलेट और पिल, यानी कि गुटिका बोल सकते हैं कि ये हमारी वो दवाई है जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, लेकिन इनको हम यहाँ पे टैबलेट या फिर पिल्स के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अब इनमें मेनली हमारा हर्बल, मिनरल्स या फिर एनिमल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे चंद्र प्रभा वाटी हो गया या हमारा संजीवनी वाटी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है लेह के बारे में। तो लेह भी एक हमारा सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है। अब ये कैसे बनता है, तो जो हमारे हर्बल ड्रग होते हैं ना, उनको थोड़ा मीठा जैसे शुगर, जैगरी या हनी मिला देते हैं और हमारा ले बन के तैयार हो जाता है। अब ले को याद करना, बस इतना याद रखना कि ले इज इक्वल टू हमारा च्यवनप्राश, यानी कि आपने देखा होगा सोना चांदी च्यवनप्राश या डाबर च्यवनप्राश, तो ये ना ले होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हमारे जो ड्रग के सब्सटेंस वगैरह इंग्रेडिएंट वगैरह है, उनमें हमने बस मीठा, शुगर, जैगरी या हनी मिला दिया और हमारा ले बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा टेस्ट में बहुत स्वीट होता है, और मेनली हमारा जो है टॉनिक की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बॉडी को थोड़ा और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ले हमारी इम्यूनिटी को और जनरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा च्यवनप्राश हो गया या हमारा अगस्त हरिटा की लेही हो गया। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो ये जो हमारा होम्योपैथी सिस्टम है ना, ये भी हमारा आयुर्वेदिक की तरह एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, यानी कि पुराने टाइम से चल रहा है, और ये मेनली हमारा काम करता है लाइक क्योर लाइक मेथड पे। यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि जैसे को जैसा, जैसे एक जोक चला था ना अभी, जल है तो जल है, यानी कि कल की जगह जल हो गया था, बहुत चला था। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, वो अगर एक हेल्दी पर्सन में कुछ सिम्टम शो करेगा, तो जिसकी वजह से वो सिम्टम हो रहे हैं ना, वही हमारे बीमार पर्सन में वो सिम्टम को ठीक करेंगे। नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल होता है एपिस मेलिफिका। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर कभी किसी पर्सन को, मान लो ये पर्सन है और इस पर्सन को अगर मधुमक्खी काट लेती है, जब मधुमक्खी काटेगी ना, तो इसमें क्या होगा आपको बताया कि जहां पे काटती है, मान लो यहाँ काटा, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और जलन वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम उस मधुमक्खी से, यानी कि मधुमक्खी के डंक वगैरह जो रस होता है, उससे अगर हम एक दवाई बनाते हैं, तो अगर कोई मान लो ऐसा पर्सन है जिसको स्वेलिंग या जलन है, तो मधुमक्खी से बनी हुई जो दवाई है ना, वो उस स्वेलिंग और जलन को कम कर सकती है। यानी कि जो मधुमक्खी एक हेल्दी पर्सन में ये स्वेलिंग कर रही थी, वही मधुमक्खी एक बीमार पर्सन में उस स्वेलिंग को कम कर सकती है। ये तरीका होता है हमारा होम्योपैथी का। अब जैसे जो हमारी एपिस मेलिफिका होती है, ये एक दवाई है जो हमारी कुचली हुई जो मधुमक्खी होती है ना, उनसे बनाई जाती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको जो हल्की बहुत स्वेलिंग वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा वो इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पे ना हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एज इट इज पूरा, यानी कि ये मान लो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, बहुत उसका जो माइनर सा पार्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे में कोई टॉक्सिसिटी वगैरह कॉज ना हो और जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो हमें मिलते रहे। और यही रीजन है कि जब हम उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन है बहुत लंबे टाइम तक कोर्स होता है। यानी कि आपको 2-4 महीने 6 महीने तो ये मान लो कि नॉर्मल है, आपको 2 महीने से कम तो लेनी नहीं होती है, और धीरे धीरे क्या करती है आपकी बॉडी में। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा इफेक्ट देगी, और ये इस सिद्धांत पे पूरी हमारी काम करती है। एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे अरनिका हो गया या फिर बेलाडोना हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। पर इससे पहले टी ब्रेक, यानी कि दोस्तों थोड़ी चाय हो जाए। लगभग 1 घंटे से यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो ये होगी आपकी टी ब्रेक, चाय ब्रेक। बाकी ये बताओ कमेंट सेक्शन में किस किस बंदे की चाय फेवरेट होती है। बाकी चलो अब आप कमेंट सेक्शन में बोल ही दो कि सर फेवरेट नहीं फेवरेट होती है।
तो देखो यहाँ पे जो 3 प्रोसेस है ना, इनको हम बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें क्या करना है, अपने लिए इस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इससे पहले हम यहाँ पे 3-4 ये पूरी प्रोसेस कर रही हैं। तो ये बोलो कि ये जो प्रोसेस है ना, इन्हीं को हम यहाँ पे तीनों में ये बोल सकते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ हर्बल मटेरियल रेफर टू द चूजिंग सूटेबल मेडिसिनल प्लांट बेस्ड ऑन द क्वालिटी, प्योरिटी एंड थेरेपेटिक वैल्यू। यानी कि यहाँ पे क्या कि मान लो मुझे इस तरह की मेडिसिन बनानी है, तो इसके लिए मुझे सूटेबल यानी कि जो हमारा मेन हर्बल मटेरियल है ना, उसको चूज करना है। और हर्बल मटेरियल ऐसा चूज करना है जो उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, प्योरिटी बेस्ट हो, और वो आगे जाके यानी कि जब उसकी मेडिसिन बने तो आगे जाके हमारी बॉडी में जो थेरेपेटिक वैल्यू भी प्रोवाइड करे। इसके अलावा प्रॉपर सिलेक्शन हेल्प इन ऑब्टेनिंग, यानी कि अगर हम सही सिलेक्शन करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि इफेक्टिव एंड सेफ हर्बल ड्रग हमको देखने को मिलेगा। एग्जांपल जैसे हमारी फ्रेश लीव्स हो गई या डिजीज फ्री हर्ब्स हो गए। इसके बाद जब एक बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये लीव सिलेक्ट की है, तो क्या एक्चुअल में ये हमारी सही लीव है, इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हर्बल मटेरियल यूजिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि यहाँ पे हमारे 2-3 मेथड होते हैं। देखो ये लॉन्ग में भी कई बार आता है। सिलेक्शन हमने कर लिया, इसमें क्या है, जैसे पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल। इसमें क्या है कि हम इसके शेप साइज को देख के ऊपर से पहचानेंगे, स्ट्रक्चर देख के कि क्या सही में है। जैसे आपने देखा होगा पान का पत्ता अलग होता है हमारा, फिर जामुन का अलग होता है, हर चीज का हमारा अलग अलग होता है। एलोवेरा को देखो आप देख के पहचान दोगे। तो ऐसा क्या कि हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज मॉर्फोलॉजी को देख के पहचानेंगे। अब मान लो कि ये हमारे देखने में सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे हमारे ना सेम ब्रांच के होते हैं, आपने सिनोनिम वगैरह पढ़े होंगे। तो देन हम क्या करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को निकालेंगे कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक है और ये सब ठीक है। और अगर वहाँ पे भी मान लो सेम है, देन हम उसकी केमिकल यानी कि केमिकल टेस्ट कराते हैं, जो हमारा सही और गलत को बता देता है। और इस तरह हम यहाँ पे सही पहचानते हैं कि जो हमने यहाँ पे चूज किया है वो एक्चुअल में हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो ये हमारी किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन डिस्टिंग्विशेस जेन्युइन ड्रग फ्रॉम सब्स्टिट्यूट एंड एडल्ट्रेशन। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये ड्रग हमारा जेन्युइन है या नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम उसका कलर या फिर ऑर्डर वगैरह देख सकते हैं। इसके मुंह से अभी जेन्युइन निकलने वाला था। देन यहाँ पे हमारा आता है ऑथेंटिकेशन। तो इट इज द कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ हर्बल मटेरियल बाय साइंटिफिक मेथड। यानी कि देखो जब हमने यहाँ पे पूरा पहचान लिया, अब हमको ये देखना है कि जो हमने चूज किया है उसकी क्वालिटी हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या नहीं है। यानी कि ऑथेंटिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड हमारा कितना सेट है, ऊपर का ये नहीं है। और इसमें हमारा सारा कंबाइंड हो जाता है। यहाँ पे हम दे देखते हैं कि देखो हमने यहाँ आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ देखते हैं कि वो आइडेंटिफाई जो हमने किया है वो सही है या नहीं है, और उसकी प्योरिटी हमारी कितनी है। कि प्योरिटी हमारा सबसे मेजर है ऑथेंटिफिकेशन में, कि हम उसकी प्योरिटी को चेक करते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो ये हमारा इंश्योर करता है कि जो हमारा कलेक्टेड प्लांट मटेरियल है वो हमारा जेन्युइन है और हमारा एडल्ट्रेशन से फ्री है। एग्जांपल जैसे हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हो गया या फिर हमारा केमिकल टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडल्ट्रेशन ऑफ हर्बल ड्रग। तो देखो जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, वो हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ड्रग को अपना पूरा का पूरा चेक कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। यानी कि ये जो हमारा पूरा हर्बल प्रोडक्ट है, इनमें इनको हम क्या करें, मेंटेन करें कि भाई इनकी क्वालिटी हमारी परफेक्ट रहे, प्योरिटी हमारी परफेक्ट रहे, सेफ्टी रहे और कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे। इट इन्वॉल्व यानी कि इसमें हम इन्वॉल्व क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ हर्बल ड्रग। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे ये पैरामीटर है, यानी कि फिजिकल, केमिकल, बायो पैरामीटर है हर्बल ड्रग के, वो सारे के सारे मैं चेक करते हैं। अब ये आपने यूनिट 4 में पढ़ लिया होगा। बाकी स्टैंडर्ड ये हमको हेल्प करता है जिससे हम एक इफेक्टिव और रिलायबल हर्बल मेडिसिन यहाँ बना सके। अब इसमें कुछ हमारे टेस्ट आते हैं, जैसे हमारा एस वैल्यू टेस्ट हो गया या हमारा एक्सट्रैक्टिव वैल्यू टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है एडल्ट्रेशन वाला। तो देखो एडल्ट्रेशन ऑफ हर्बल ड्रग ये रेफर करता है कि जो हमारा मेन ड्रग है, जैसे हमारा ये एडल्ट हमारा पूरा हर्बल ड्रग है, तो इसके अंदर कोई हमारा इंफीरियर, स्प्यूरियस या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारा इसके अंदर मिक्स तो नहीं हो गया। और अगर मान लो इसमें ऐसा कुछ मिक्स हो जाता है, देखो इसको बता देता हूँ, इन्फीरियर मतलब मान सकते हैं एकदम क्वालिटी लो वाला हो गया, भाई ये तो लो 3rd क्लास बंदा हो गया। देन स्प्यूरियस थोड़ा बहुत सड़ा गला, और हार्मफुल यानी कि अगर वो मिक्स हो गया तो बॉडी में नुकसान यानी कि टॉक्सिसिटी भी कॉज करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या करेगा, हमारे जो हर्बल ड्रग है उसकी एक्टिविटी यानी कि जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करेगा, और जो ओवरऑल हमारे ड्रग है उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करेगा। तो जो हमारा अडल्ट्रेट है, अब ये हमारे या तो इंटेंशनली हो सकता है, यानी कि लोग अपना फायदा उठाने के चक्कर में जबरदस्ती मिलाते हैं, या फिर एक्सीडेंटली कई बार होता है कि पता ही नहीं होता और अचानक ये हमारा पूरा मिक्स हो जाता है। तो ये हमारा हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा मिक्सिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, यानी कि जो खराब ड्रग हो गया या जो ज्यादा पैसा उसको मिला रहे हैं, या मान सकते हैं कि जो कलरिंग है उसमें हम आर्टिफिशियल कलरिंग मिला रहे हैं, उसको ये जेन्युइन दिखाने के लिए कि ये हमारा सही है। तो ये हो गया पूरा पूरा एडल्ट्रेशन के बारे में। अब देखो ये कुछ ऐसी बात आप ऑलरेडी जानते हो, बाकी चलो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन एस वैल्यू एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो अभी जो है आधी चाय खत्म हो चुकी है, आप लोग भी पी सकते हो भाई। 1-2 बंदे का तो मैं मन करवा दूंगा कि वो अभी वीडियो के बीच में जो है घर पे बोले कि मम्मी चाय बना दो और मुझे चाय पीनी है।
तो अगर हम बात करें एस वैल्यू के बारे में तो इसको बोल सकते हैं कि एक जो हमारा टेस्ट होता है जिसके अंदर ये देखते हैं कि हमारी कितनी एंड में एस वैल्यू बन रही है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे मान लो कि कोई हमारा हर्बल ड्रग है, तो इसको ना हम पूरा का पूरा वर्न करते हैं, यानी कि जलाते हैं, और जब जलाएंगे तो एंड में हमारी राख बचती है, तो उसी राख कितनी क्वांटिटी में बच रही है उसी को हम यहाँ पे एस वैल्यू बोल देते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक रेजिड्यू, यानी कि इसमें हमारा इनऑर्गेनिक रेजिड्यू हमारा बच के आता है कंप्लीट बर्निंग के बाद, जो हमारा हर्बल ड्रग कंप्लीट बर्न हो जाता है उसके बाद में। तो ये हमको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि हमारा जो कोई भी जो हर्बल मटेरियल था इसकी प्योरिटी कितनी है, और इसमें कोई अगर इंप्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट थी तो वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट थी, और अगर कोई एडिटेड प्रेजेंट था तो वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट था। तो जो हाई एस वैल्यू, यानी कि मान लो अगर एस वैल्यू बहुत हाई निकल के आती है, जो इंडिकेट करता है कि भाई जो ये हमारा हर्बल मटेरियल था इसमें हाई क्वांटिटी में जो हमारा डर्ट, सैंड और इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। देखो जो हमारा हर्बल ड्रग है, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे पेड़ पौधे वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, और जब ऑर्गेनिक होते हैं तो ये पूरे जल जाते हैं, और जलने के बाद जो बचा कुचा वेस्ट है वो हमारा क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक है, यानी कि जैसे मिट्टी कहीं पे मान लो मिक्स है तो मिट्टी तो जलेगी नहीं, इसके बाद कहीं सैंड हो गया या कोई मान लो इनऑर्गेनिक मैटर, ये तो जलेगा नहीं, तो यही हमारा क्या होता है एंड में बच जाता है, और इसी बचे हुए को हम यहाँ पे क्या एस वैल्यू बोल देते हैं। अब अगर मान लो ये ज्यादा बच रहा है, मतलब क्या था कि इसमें हमारी ज्यादा गंदगी प्रेजेंट थी। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो देखो ये ना हमारे एक एक्सट्रैक्शन का मेथड होता है जो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड है, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह का पूरा एक साइफन ट्यूब वगैरह होता है, ये आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम अपने ड्रग को डाल देते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह डालेंगे, इसको बॉईल करेंगे, ऊपर जाएगा, तो जो हमारा लिक्विड है वो हमारा क्या करेगा, जो ड्रग्स है हमारा, यानी कि जो हर्बल वाले ड्रग्स हैं इनके सेल को पेनिट्रेट करेगा, जो इसके अंदर का एपीए अपने अंदर डिजोल्व करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एवोपरेट होगा, पानी नीचे लौट आएगा, यानी कि यहाँ से, और जो हमारा ड्रग है मेन जो एपीए वाला है वो हमारे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो हमारा एक फिल्टर पेपर बीच में होता है, और इस तरह हमको जो फिल्टर यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि हमको मेन अपना एक्सट्रैक्ट मिलता है, और ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है। अब ये आपका उसमें था, शायद एक बार धोखे से कभी यहाँ पे आ गया होगा तो आ गया होगा, वरना मेनली आपका वहीं आता है। तो एक कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको क्रूड ड्रग से क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। अब इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो रिपीटेडली पास होता रहता है हमारा सैंपल, यानी कि बार बार सैंपल से पास होता रहेगा, इससे हमारा जो एक्सट्रैक्ट है सॉल्युबल कंपाउंड मतलब एक तरह एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाएगा। और ये मेनली हमारा किसमें होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल में, एल्कलॉइड्स में, एंड जो हमारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं उसके अंदर में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स ऑयल, यानी कि फिक्स ऑयल का एक्सट्रैक्शन हम इससे कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमारे एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं ना उनका एक्सट्रैक्शन में हम जो इससे कर सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स एंड कुरकुमिन। तो ये जो हमारे माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है ना, ये हमारे बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड ही होते हैं, और ये मेनली हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, या फिर वायरस हो गए। अब जैसे हमारे जो फंगीसाइड था वो भी एक हमारा माइक्रोबियल पेस्टिसाइड के अंदर ही आता है, बस ये हमारे इंडिविजुअल हो गए, और माइक्रोबियल के अंदर हमारे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और ये मेनली कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट, यानी कि जो हमारे कीटनाशक वगैरह, ये कीटनाशक नहीं, कीट जो होते हैं, कीटनाशक तो हमारे ये हो गए, यानी कि पेस्टिसाइड्स हमारे कीटनाशक और पेस्ट हमारे कीट, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में यार निकल जाता है इधर उधर। बाकी ये क्या करते हैं, यूज टू कंट्रोल पेस्ट एंड प्लांट डिजीज इन एन इको फ्रेंडली मैनर, यानी कि अगर मान लो कोई प्लांट में डिजीज है तो उसको भी हमारे बचाएंगे। तो माइक्रोबियल जो पेस्टिसाइड है सेफर फॉर एनवायरमेंट एज कम्पेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि ये हमारे बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड। जैसे एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरिया थ्यूरियंसी हो गया, या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया। यहीं पे ना मुझे एक बात याद आई, जैसे हमने होम्योपैथी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने लाइक की और लाइक बोला था, और ये अगर मान लो बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा तो एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अभी याद आया, एंटीबायोटिक। तो भाई एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारी बॉडी में मान लो किसी कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, और हम वहाँ पे उसका इलाज बना रहे हैं एंटीबायोटिक को, और एंटीबायोटिक भी क्या हमारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में बीमारी हो रही है उसी के कुछ अंश से हम यहाँ पे क्या अपनी बॉडी का इलाज भी कर रहे हैं, और यही कुछ फंडा हमारा मान सकता है कि होम्योपैथी में काम करता है। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है कुरकुमिन। तो देखो ये हमारा एक येलो कलर का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है, जो हमको कहाँ से मिलता है, हल्दी से, यानी कि टर्मरिक से मिलता है, और इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, और एंटी माइक्रोबियल भी होती है, और ये हमारा वाइडली यूज किया जाता है हर्बल मेडिसिन के अंदर में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर में, जैसे हमारा टर्मरिक के कैप्सूल हो गए या फिर हर्बल क्रीम्स हो गए। तो ये हो गया एक तरह देखा जाए पूरा का पूरा यूनिट 1 का। देखो यूनिट 1 थोड़ी सी लेंथी थी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पे देखा जाए तो अब आपके जो है लगभग पूरा रिवीजन और अच्छे से आपको सारी की सारी कहानी यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड। देखो न्यूट्रास्यूटिकल्स का नाम से क्या समझ आ रहा है, न्यूट्रा प्लस स्यूटिकल, यानी कि ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे बॉडी के अंदर में। तो इनको हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे ना नेचर ये था सारा का सारा हमारा हर्ब्स वगैरह था, ठीक है। तो किसी ने क्या सोचा कि जैसे ये है तो ये हमारी बॉडी में ना बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और लोगों की आजकल बॉडी वीक भी हो गई है, तो इन्होंने सोचा कि उन्हें एक काम करें कि हम ना इनके यानी कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है नेचर वाले हैं तो इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके कुछ इस तरह की मेडिसिन या
ये टैबलेट्स वगैरह बना देते हैं और इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, आगे जाके इनका इस्तेमाल करेंगे कि ये लोगों की बॉडी में जाएंगे, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, तो लोगों की बॉडी में जाएंगे और लोगों की बॉडी को मेंटेन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए ताकत प्रोवाइड करेंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो एक तरह से सप्लीमेंट होते हैं। यानी कि क्या करेंगे, आपकी बॉडी में कोई बीमारी वगैरह नहीं हो, आप तब भी इनको खा सकते हो, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएंगे। जो बॉडी में रेगुलर चीजें होती हैं, जैसे मान लो विटामिन वगैरह होती हैं या कुछ और विटामिन डी वगैरह हो गया, या मान लो ये है, तो अगर इनकी बॉडी में कमी होती है तो उनको ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड के आते हैं, इसके अलावा ब्रेन सप्लीमेंट आते हैं, तो ऐसे ढेर सारे हमारे सप्लीमेंट आते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा और आगे अगर मान लो कोई बीमारी वगैरह होती है तो उससे हमारी बॉडी अपने आप की रक्षा कर सकती है और लड़ सकती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये हमारे फूड सब्सटेंस या फिर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, मेडिसिनल एंड हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इन एडिशन टू न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रोवाइड करके दे हेल्प इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज में रोल प्ले करते हैं और ओवरऑल हमारी बॉडी की जो हेल्थ होती है उसको इंप्रूव करेंगे। अब जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इनके अंदर मैंने क्या बोला, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे हर्ब्स हो सकते हैं और कुछ हमारे बायो एक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प भी करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारे स्पायरुलिना हो गया या हमारा गार्लिक हो गया, हल्दी से भी हमारे सॉरी ये हमारी गार्लिक मतलब लहसुन, यार थोड़ा बिछल जाता है। इसके बाद कुछ हमारे फंक्शनल फूड, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, तो ये हमारे फंक्शनल फूड एक्चुअल में वो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एडिशनल फिजियोलॉजिकल और हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। यानी कि देखो जो नॉर्मल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलते ही हैं, लेकिन अगर हम ऐसे फंक्शनल फूड को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे, एडिशनल फिजियोलॉजिकल और हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उसको इंप्रूव करेंगे और जो डिजीज का रिस्क है उसको कम करेंगे। तो ये फूड हमारे कंज्यूम होते हैं एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट, यानी कि हम रेगुलर डाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ओट्स खाओ, ओट्स तो बहुत लोग बोलते हैं ना, तो ओट्स को लोग खा रहे हैं तो ये बॉडी में प्रोटीन वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमारे कुछ प्रोबायोटिक आते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी मान लो कमी हो जाती है, उनको ये बढ़ाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेड स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, यानी कि इसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ना वाइडली यूज किए जाते हैं हमारी बॉडी में, किसके लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और कुछ हमारी क्रॉनिक डिजीज होती है उनके प्रिवेंशन के लिए भी। तो ये इंप्रूव करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन वगैरह जो सेल वाला मैंने फंडा आपको बताया था, देन ये सपोर्ट करते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को। तो ये हमारे कुछ डिजीज जैसे मान लो डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया या हमारे कैंसर हो गया, उनके ट्रीटमेंट में भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसी बात पे हमारे यहाँ क्वेश्चन बनता है, राइट अ रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डायबिटीज, कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज में क्या है। तो अगर मान लो ये कभी क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, वैसे मैंने आपको करा रखा और ये भी एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वाला पार्ट था। तो पहले आप न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में लिख के आओगे, देन डायबिटीज में ये क्या रोल प्ले कर रहा है और इसके ना मेनली हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं, तो उन ड्रग्स के बारे में आपको लिख के आना होता है। तो देखो न्यूट्रास्यूटिकल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कंट्रोल करेगा एंड इंप्रूव करेगा हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को डायबिटीज में। यानी कि इंसुलिन क्या करता है कि जो भी हमारा ग्लूकोज है उसको सेल्स के पास अपटेक करवाता है, ग्लूकोज अपटेक करवाएगा। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंसुलिन सही से काम नहीं करता, तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या करेंगे, उस इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, जिससे इंसुलिन को बोलेंगे भाई थप्पड़ मार के भाई जल्दी अच्छे से काम कर, और ग्लूकोज को क्या कर, जल्दी सेल के पास पहुंचा, भाई ब्लड के अंदर इतना हो गया, इतना भर गया, बंदा मर जाएगा, जल्दी कर। तो ऐसे करके इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाता है, जिससे यहाँ पे होगा। और इंसुलिन के काम को बढ़ावा कौन देता है, हमारा न्यूट्रास्यूटिकल, यानी कि ठेकेदार बन के आता है और ये काम सही से करवाता है। देन दे आल्सो रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इंप्रूव मेटाबॉलिक फंक्शन। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक पूरा हमारे कंडीशन है उसको भी हमारा इंप्रूव करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे फेनुग्रीक हो गया या गार्लिक हो गया। तो ये वाला जो हमारा फिनोमेना था ये हमारा डायबिटीज वाले केस में हो गया। अब कैंसर वाले केस में क्या देखते हैं कि जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो हमारे एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे। अब देखो कैंसर सेल में क्या होता है कि ये हमारे हेल्प करते हैं जो हमारे सेलुलर डैमेज हो रहा है, यानी कि जैसे फ्री रेडिकल हमारे बन रहे हैं वो हमारे नॉर्मल सेल को डैमेज कर रहे हैं और नॉर्मल सेल डैमेज हो रहे हैं, मर रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेल हमारे डैमेज हो रहे हैं उनको बचाने में हमारी हेल्प करेंगे फ्री रेडिकल के द्वारा। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो हमारी डिजीज की प्रोग्रेशन है, यानी कि देखो कैंसर को ठीक तो कोई नहीं कर पाता, हाँ उसको मेंटेन ही कर सकते। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल तो बस इतना है, ये मान लो कि एक तरह से सपोर्टिव थेरेपी तरह काम करेगा, यानी कि हमारा साइड वेज देते रहेंगे, जिससे जो हमारी डिजीज की प्रोग्रेशन है उसको कम कर देंगे, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करेंगे और इससे हमें लड़ने में जो है हेल्प करेंगे। बस इतना सा इनका काम होता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे हमारा कुरकुमिन हो गया, यानी कि हल्दी हो गया, और हमारी ग्रीन टी हो गई, तो ये हमारी इसमें हेल्प करते हैं। देन थर्ड हमारे यहाँ पे आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर, यानी कि हमारे हार्ट वाली जितनी डिजीज होती हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारे न्यूट्रास्यूटिकल कर सकते हैं कि
ये क्या करेंगे कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को लो करेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, जैसे ये हमारे मान लो ब्लड वेसल्स है, तो कोलेस्ट्रॉल ना बहुत ज़्यादा चिपकू होता है भाई। कुछ एक दोस्त होते हैं ना चिपकू वाले, तो ये क्या करते हैं कि हमारे इसमें यानी कि वेसल के साइडों में जाके चिपक जाता है, और जब यहाँ जाके चिपक जाता है तो इस तरह हमारी ब्लॉकेज करेगा। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे कि हट भाई यहाँ, तो यहाँ से पूरा इसको हटा देते हैं, जिससे हमारी ये पूरा फ्लो खुल जाता है और हमारे इसमें जो हेल्प करेगा जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करेगा कि वो हमारा हेल्दी बना रहे, और इससे हमारा हाइपरटेंशन और जो बाकी के हार्ट के डिसऑर्डर है उनको हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा। अब इसमें मेनली हमारा कौन हेल्प करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया या हमारा गार्लिक हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है राइट हेल्थ बेनिफिट ऑफ आंवला एंड गार्लिक। देखो आंवला आ रहा है, तो जो ये ना इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं ना, बोलते बोलते दिमाग पूरा घूम जाता है। तो ये आंवला और गार्लिक, इसके हमारे हेल्थ बेनिफिट क्या होता है ना, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आंवला होता है ना, उसमें विटामिन सी बहुत ही रिच सोर्स होता है, यानी कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब ये करेगा क्या, तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है ओवरऑल इसको इंप्रूव करेगा, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, और हमारे लीवर का जो काम है उसको इंप्रूव करेगा। और इससे क्या होगा, जो हमारी हेल्दी स्किन और हेयर है इसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब आंवला हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि हमारे इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि अगर कोई रेगुलर बेसिस पे आंवला वगैरह खाता जा रहा है, इतना ज्यादा भी मत खा लेना, बहुत कड़वा लगता है। तो जितना मतलब नॉर्मल खाते रहता है ना, तो उसकी जो एज यानी कि जो स्किन वगैरह बॉडी ये सब ना थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जैसे हमारे इसमें आंवला जूस आता है और हमारा त्रिफला आता है। देखो ये जो बातें होती है ना कि भाई ये हेल्दी है, बिना ये इन्हीं सब बातों का इस्तेमाल कर करके जो आज पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, तो आप भी चाहो बना सकते हो। देन इसमें हमारा नेक्स्ट आता है गार्लिक। तो गार्लिक के अंदर हमारी एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि देखो माइक्रो ऑर्गन से बचाएगा, एंटीऑक्सीडेंट वही मैंने बोला कि फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे उनसे बचाएगा, और कार्डियो प्रोटेक्टिव मतलब क्या है कि जैसे गार्लिक का मेन काम पता है क्या होता है, जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह चिपक जाता है इसको हटाता है। आप लोगों ने वो एआई वाली वीडियो देखी होंगे, उसमें ये कहता है कि ओए मैं लहसुन हूँ रे, मुझे मत खा, मुझे अगर खाएगा तो ये जो यहाँ से ये सारी की सारी मैं कोलेस्ट्रॉल को हटा दूंगा, तेरी ब्लड वेसल को साफ कर दूंगा, मुझे मत खा। यानी कि सरकाज़म करते हैं, उल्टा बोलते हैं, वही मुझे खाओ मजबूरी में, ठीक है। तो ये काम करता है, यानी कि हमारे हार्ट की पूरी हेल्थ को ये बढ़ाता है। अब ये हमारा हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को लो करने में, ब्लड प्रेशर को लो करने में, और इसके अलावा जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसको लो करने में। तो गार्लिक देखा जाए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एक तरह से बोल सकते हैं, इसीलिए पहले के लोग भर भर के पूरा डालते थे, आजकल लोग चीज़ टेस्ट करके थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन भाई गार्लिक खाया करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करेगा, और आपके जो हार्ट यानी कि जो आपका दिल की हेल्थ है ना उसको बहुत अच्छा बढ़ाता है, दिल आपका मजबूत करता है, जो आगे जाके आप जब ठोकर खाओगे तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल जैसे आपका गार्लिक का ऑयल हो गया या गार्लिक के कैप्सूल हो गए। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट हेल्थ बेनिफिट ऑफ जिनसेंग एंड फेनुग्रीक। अब इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि देखो मैंने अपनी चाय पी के यहाँ पे खत्म कर दी है, तो अगर अभी तक आपने नहीं पियो तो जाओ फटाफट और थोड़ा बहुत चाय का ब्रेक ले लो यार, 1 घंटे से लगातार वीडियो देख रहे हो। बाकी चलिए बात करते हैं अपने जिनसेंग एंड फेनुग्रीक के बारे में। तो जिनसेंग एक हमारा मेडिसिनल हर्ब होता है जो एज अ टॉनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा अलग से टॉनिक। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एनर्जी थोड़ी आना ही, मैंने चाय पी ली, एक टॉनिक यानी कि हो गया कैफीन वगैरह थोड़ा मिल गया कि मुझे एनर्जी आ गई, मैं लगातार आपसे बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। तो ये होता है मेडिसिनल हर्ब जिनसेंग, कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, एज अ टॉनिक की तरह काम करेगा, और क्या करेगा हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी की तरह हमारे ये एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह भी काम करेगा, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी वगैरह है उसको अल्टर कर सकता है, मोस्टली तो हमारा बढ़ाता ही है। तो ये करता क्या है, ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को, हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को, और हमारे रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस हो रहा है उसके रेजिस्टेंस से क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको तो भाई मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। देन जिनसेंग आल्सो एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट एंड इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ, यानी कि ये एज एंटी ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करेगा और हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारे जिनसेंग कैप्सूल हो गया या हमारे हर्बल टॉनिक हो गया। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है फेनुग्रीक। अब जो हमारा फेनुग्रीक है ना, ये हमारा डायबिटीज और डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर वगैरह होते हैं ना उनके मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देगा, और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो मैंने आपसे बोला कि कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लड वेसल में अटक जाता है और वहाँ पे क्या कर सकता है, हार्ट की डिजीज कर सकता है, तो उनमें ये हमारा हेल्प करेगा फेनुग्रीक। और फेनुग्रीक आल्सो क्या करेगा, हमारी एपेटाइट को इंप्रूव करेगा और जो हेल्थी मेटाबॉलिज्म है उसको सपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा फेनुग्रीक सीड्स हो गया या हमारा फेनुग्रीक पाउडर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है राइट मेडिसिनल यूज ऑफ स्पाइरुलिना एंड अश्वगंधा। देखो स्पाइरुलिना ना एक प्रोटीन रिच ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, और ये मेनली हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि देखा जाए तो ये हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होता है एक तरह से। और ये क्या होता है, जैसे जो एल्गे वगैरह होता है ना, कवक वगैरह आपने देखा होगा नदी के ऊपर ऐसे पूरा बन जाता है, उस समय से ये निकाल के हमारा बनाया जाता है, और इसमें ना बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह। तो इसका मेनली काम क्या रहेगा, जब ये बॉडी में लोग लेते हैं तो ये हमें
इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और इसके अलावा जो हमारे मेल न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं उनके मैनेजमेंट में, यानी कि जैसे मान लो किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, कोई कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उसके मैनेजमेंट में ये हमारी हेल्प करता है। तो स्पारुलिना के पास में आल्सो हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो हमारे इन्फ्लामेशन को और ऑक्सीडेशन को बचाएंगे। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे हमारे स्पारुलिना के कैप्सूल भी आते हैं, और हमारे इसका पाउडर भी आता है, और हमारी इसकी टैबलेट वगैरह भी आती हैं। देन जो हमारा अश्वगंधा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब होता है जो एक तरह से टॉनिक की तरह काम करेगा। यानी कि अश्वगंधा को लोग क्या लेते हैं कि भाई बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, यानी कि टॉनिक की तरह काम करेगा, और इसको एडेप्टोजेन बोल सकते हैं। तो ये मेनली क्या करेगा, जो भी स्ट्रेस वगैरह उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, इसके अलावा हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, और जो हमारी इम्यूनिटी वगैरह है उसको एनहांस करेगा। तो अश्वगंधा आल्सो यूज्ड इन वीकनेस, यानी कि जब लोगों को कमजोरी वगैरह हो जाती है तो उसमें अश्वगंधा का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइटी या फैटिकनेस में भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा अश्वगंधा की टैबलेट हो गई या फिर पाउडर वगैरह हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिफाइन हर्बल ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हर्बल ड्रग बनाया, ठीक है। अब जब ये हर्बल ड्रग मैं यहाँ पे अपनी बॉडी में ले रहा हूँ, तो अगर इसके साथ में कोई और सब्सटेंस अगर मिल जाता है तो हो सकता है कि वो मेरे इस ड्रग की एक्टिविटी को डाउन कर दे या फिर उठा दे, और उसी को मैं यहाँ पे हर्बल ड्रग इंटरेक्शन बोल देता हूँ। तो देखो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मेरा हर्बल ड्रग है, यानी कि जो मैंने बनाया है, और इसके साथ में एक और हर्बल ड्रग कोई आ गया और वो इसकी एक्टिविटी को डाउन या कम या ज्यादा कर रहा है, वो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन हो गया, यानी कि ड्रग के बीच में हो गया। यहाँ पे सेकंड हमारा आता है ड्रग फूड, यानी कि मान लो ये मेरा ड्रग हो गया और यहाँ मैं कोई खाना पीना खा रहा हूँ, और खाने की वजह से क्या हो रहा है कि इस जो ड्रग है इसकी एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ये मेरा ड्रग फूड इंटरेक्शन हो गया, यानी कि इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर रहा है। और लास्ट में हमारा आता है हर्ब फूड इंटरेक्शन, और इसमें भी वही हमारा आता है कि कोई हर्ब है वो खाने के साथ हमारे इंटरेक्शन होता है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले अगर बात करें हर्बल ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, तो ये हमको तब ऑकर होता है जब जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है वो इंटरेक्ट करता है किसी एलोपैथिक ड्रग के साथ में, यानी कि यहाँ पे क्या है कोई एलोपैथिक ड्रग है उसके साथ में करता है, तो इससे जो हमारी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है वो यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। तो ये इंटरेक्शन अगर होगी तो हो सकता है कि ये हमारी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर दे, या हो सकता है कि जो हमारा इफेक्टिवनेस है वो हमारी कम हो जाए। एग्जाम्पल जैसे मान लो गार्लिक है, तो जो हमारा अदरक जहाँ पे लहसन है, लहसन क्या करता है हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे पूरा इसको ओपन कर रहा है, और वहीं अगर हम इसको एंटीकोगुलेंट की तरह ले ले, एंटीकोगुलेंट के साथ ले लेते हैं, तो दोनों का काम सेम हो जाएगा, और जब दोनों का काम सेम हो जाएगा तो हो सकता है ये हमारी बॉडी में ब्लीडिंग कॉज करेगा। तो ये हो गया इसका साइड इफेक्ट, यानी कि ये हो गया एक एलोपैथिक ड्रग के साथ में हमारा हर्बल ने मिलकर क्या कर दिया, इंटरेक्शन कर दिया। देन यहाँ पे हमारा आता है गिंकोवो विद एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन और गिंकोवो का काम दोनों का सेम होता है, तो ये भी हमारे गड़बड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। अब ये एक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ड्रग का इफेक्ट है वो हमें खाने के इंटेक की वजह से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, यानी कि अल्टर हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा खाना है वो या तो इंक्रीज करेगा, या हो सकता है हमारी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर दे, या हमारे ड्रग के एक्शन को कम या ज्यादा कर दे। एग्जाम्पल जैसे जो टेट्रासाइक्लिन है, अगर हम इसको दूध के साथ ले लेते हैं तो टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन हमारी नहीं होगी और इफेक्ट हमारा डाउन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे ग्रेप फ्रूट जूस होता है ना, उसको हम यहाँ पे स्टैटिन के साथ में नहीं लेते हैं, तो ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हर्ब फूड इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे जो हर्ब्स है वो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी फूड कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इससे या तो हमको बेनिफिशियल या हो सकता है कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारे यहाँ पे कॉज होता है। तो जो ऐसे इंटरेक्शन है ये हमारे डाइजेशन में, हमारी एब्जॉर्प्शन में और हमारे मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे अफेक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे जिनसेंग हो गया, तो ये कैफीन के साथ में, हमारा गार्लिक हो गया वो फैटी एसिड के साथ में क्या, फैटी फूड के साथ में क्या नुकसान कर सकता है। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट साइड इफेक्ट एंड इंटरेक्शन ऑफ गिंको बिलोबा एंड एफिड्रा। अब इसको गिंको बिलोबा बोलेंगे, जिंजीवा आप देख लेना। तो ये हमारा बेसिकली क्या करता है, इट इज यूज्ड टू इंप्रूविंग मेमोरी एंड ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ये हमारे दिमाग को तेज करेगा और हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। आप देख रहे हो ना भाई, जिनका हम नाम तक नहीं दे पा रहे या नाम तक नहीं जानते, वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या कर रहे हैं और हमारी बॉडी के लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, आप समझ सकते हो ना। बस इसका क्या है कि इट्स साइड इफेक्ट इंक्लूड, यानी कि जो हमने बात किया कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट में ये हो सकता है कि ये हमारी बॉडी में हेडेक, यानी कि हमारे दिमाग में दर्द कर सकता है। दिखा दी ना अपनी औकात, अभी फायदा बोल रहे थे तुरंत ही नुकसान करने लग गया। इसके बाद हमारे स्टमक में अपसेट कर सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा अब देखो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा पतला करके, तो इससे हमारा ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, यानी कि इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। और इसके अलावा टेकन विद एंटीकोगुलेंट ड्रग, यानी कि अगर हम इसको एंटीकोगुलेंट ड्रग के साथ लेते हैं तब ब्लीडिंग कॉज करेगा, लेकिन हाँ इसका फायदा तो हमारी बॉडी में होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा एस्पिरिन इंट्रैक्शन हो गया या आइबुप्रोफेन इंट्रैक्शन हो गया, तो अगर इनके साथ में हम इसको लेते हैं तब ये क्या करेंगे, ब्लीडिंग वगैरह कॉज करेंगे। तो ये हो गया हमारा गिंको बिलोबा के बारे में। अब हम बात करें एफिड्रा के बारे में, तो एक हमारा हर्बल स्टिमुलेंट होता है, यानी कि स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है और कुछ ना कुछ चीज हमारी बॉडी में बढ़ाता है। तो ये हमारा बेसिकली कहाँ पे काम आता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एंड वेट रिडक्शन में, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर वगैरह उसमें। तो इसका साइड इफेक्ट हमारे मेनली क्या होता है, ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, इंसोम्निया कॉज कर सकता है, इसके अलावा हमारे हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है। अब ये मेनली हमारा सीरियस, कई बार क्या करता है, में सीरियस कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट दे सकता है, जैसे अगर इसको कैफीन या स्टिमुलेंट के साथ में देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे हार्ट में और चीजें बढ़ा रहा है और रेस्पिरेटरी को बढ़ा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी
यानी कि जो कैफीन है, जो बाकी के स्टिमुलेंट है, ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो अगर हम इसको इसके साथ में ले लेते हैं तो ये और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, और अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो हमारा हार्ट अटैक वगैरह आने के चांस हो जाते हैं। इसीलिए जो है इनको इन ड्रग के साथ में लेना है। तो देखो ये इसके साइड इफेक्ट हो गए और ये इसके इंट्रैक्शन हो गए कि हमें जो है इन यानी कि जो कैफीन वगैरह या जो और बाकी के स्टिमुलेंट होते हैं उनके साथ में जो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम्पल जैसे एफीड्राप विद कैफीन तो हमें नहीं करना है। देन एफीड्राप विद एनर्जी ड्रिंक ये भी हमको नहीं करना है, क्योंकि एफीड्रा एक अपने आप में जो है एनर्जी ड्रिंक की तरह मान सकते हैं जो बॉडी में स्टिमुलेशन क्रिएट कर रहा है। देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है राइट इंट्रैक्शन ऑफ गार्लिक एंड जिनसेंग विद एलोपैथिक ड्रिंक। तो देखो जो हमारा गार्लिक होता है वो में इंटरेक्ट कर सकता है हमारा एंटीकोगुलेंट के साथ में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, और एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ में। और इससे क्या होगा, अगर ये इसके साथ करता है एंटीकोगुलेंट के साथ में, तो हमारी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है उसको बढ़ा देगा और हमारा जो शुगर लेवल है उसको यहाँ पे कम कर सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो केयर शुड बी टेकन व्हेन गार्लिक इज यूज अलॉन्ग विद एलोपैथिक, यानी कि जब हमको जो है गार्लिक को एलोपैथिक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ध्यान हमको देना होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा बेरफ्रिन हो गया या क्लोरपर्मामाइड हो गया, तो इनके साथ में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एंटीकोगुलेंट है और ये हमारा एंटीकोगुलेंट है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क ला सकते हैं। देन सेकंड हमारा आता है जिनसेंग। तो ये हमारा ना मे इंटरेक्ट विद स्टिमुलेंट, यानी कि ये हमारा स्टिमुलेंट के साथ कर सकता है, जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और ये हमारा बाकी एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ में और एंटीकोगुलेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। तो इट कैन अल्टर बॉडी ब्लड शुगर लेवल, यानी कि ये हमारे ब्लड के शुगर लेवल को अल्टर कर सकता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। इंप्रॉपर यूज विद एलोपैथिक, अगर हम इसका इंप्रॉपर यूज करते हैं अपने एलोपैथिक ड्रग के साथ में, तो ये अनवांटेड इफेक्ट हमारी बॉडी में कॉज कर सकता है। यानी कि ये जो हमारा है इसको हमें कैफीन और बेरफ्रिन के साथ में इस्तेमाल नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपरिज्म एंड कावा कावा। तो देखो हाइपरिज्म को हम यहाँ पे सेंट जॉन वर्ट नाम से भी जानते हैं, मे बी इन्होंने खोजबीन की होगी। तो एक हर्बल ड्रग होता है जो मेनली हमारा माइल्ड डिप्रेशन के केस में इस्तेमाल करेंगे या एंजाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे डिप्रेशन वगैरह हो गया मान लो, या किसी को एंजाइटी वगैरह होगा तब इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एक्ट होगा एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर पर, यानी कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर पर जाके एक्ट होगा, और ये करता क्या, हमारे मूड को और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, यानी कि बढ़ावा देगा। तो ये करेगा क्या, मे इंटरेक्ट विद सेवरल ड्रग, यानी कि देखो यहाँ पे क्या बढ़ेंगे, ये बहुत सारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, जैसे हमारा लीवर एंजाइम वगैरह को अफेक्ट कर सकता है। एग्जांपल कि इसको हम यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डिप्रेशन को कम करेगा और एंजाइटी वगैरह से हमको राहत देगा। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन यहाँ पे कावा कावा के बारे में बात करें तो ये हमारा एक हर्बल प्रिपरेशन होता है जो हमारा एंजाइटी में, स्ट्रेस में और इंसोम्निया वाली कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। एंजाइटी मतलब होता है जब घबराहट वगैरह, बहुत ज्यादा बेचैनी वगैरह होती है, नींद वगैरह नहीं आती, इंसोम्निया वगैरह होता है, उसको एंजाइटी बोलते हैं। स्ट्रेस यानी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, और भाई सच्ची बता रहा हूँ ना, इसकी तो जरूरत अभी मुझे है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है, सिलेबस तो इसकी जरूरत पड़ गई है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट प्रोड्यूस कामिंग एंड सिडेटिव इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे जो कामिंग इफेक्ट है, तो मैं दवाई तो ले नहीं रहा हूँ, जो आप लोग लाइक करते हो, जो आप लोग कमेंट करते हो कि सर मजा आ गया, क्वेश्चन अच्छा गया, पेपर अच्छा गया, तो ये सब हमारे लिए कामिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। तो भाई रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट फेंक के मारो भाई नीचे, कि एकदम अच्छा लग जाए, दिल को सुकून मिल जाए, और हम जो आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए कावा कावा की तरह काम करे। बाकी ये एंड सिडेटिव इफेक्ट भी प्रोवाइड करेगा कि नींद वगैरह भी आ जाती है, केवल कामिंग तक ठीक है, सिडेटिव इफेक्ट नहीं चाहिए। इसके बाद एक्सेसिव यूज, अगर इसका एक्सेसिव यूज कर रहे हो तो ये लीवर में टॉक्सिसिटी और ड्रोजीनोस कॉज कर सकता है। एग्जांपल जैसे हमारे कावा के कैप्सूल हो गए, या हर्बल सिडेटिव प्रिपरेशन में हम जो है कावा कावा या फिर हाइपरसिम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और यहाँ से हमारी यूनिट 3 ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक एंड राइट जनरल अप्रोच फॉर स्किन केयर कॉस्मेटिक। तो अभी जो है मैंने यूनिट 3 की वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दी है, तो आपने नहीं देखो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में। देखो हर्बल कॉस्मेटिक हम सिंपल नाम से क्या जानते हैं कि यहाँ पे हम कॉस्मेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉस्मेटिक हमारे सिंपली क्या होते हैं, कॉस्मेटिक हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी स्किन पे मेनली अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि या तो हमको सुंदर बनाने के लिए या अपने चेहरे की रंग रूपता को थोड़ा सा बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये ना लड़कियों के फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं। तो हर्बल कॉस्मेटिक आर ब्यूटी प्रोडक्ट। अब देखो हर्बल वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या कि ये ना नेचुरल सोर्स से द्वारा बने हैं और इनका बॉडी पे कम नुकसान होगा। और मैं देखो यही बोलूंगा, अगर आपको इस्तेमाल करने ही है तो भाई हर्बल वाले करो ना, क्योंकि एलोपैथिक करोगे देखो फायदा इंस्टेंट देंगे, जल्दी देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकते हैं। तो भाई अगर आप लंबे टाइम तक जो अपनी स्किन को ब्यूटीफाई रखना चाहते हो तो मेरी राय है कि भाई हर्बल वाले इस्तेमाल करना। तो हर्बल कॉस्मेटिक एक ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें हर्बल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, और जो क्या करेंगे हमारी अपीयरेंस को और हमारी स्किन और हेयर को क्या करेंगे, हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब जो लोग बच्चों को जिनको ट्रोल करते हैं वो एक बार सुन लो कि जो हर्बल कॉस्मेटिक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सुंदर बनाने में काम आते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेंगे। जैसे मान लो एसपीएफ क्रीम है, तो ये क्या करेंगे, ये जो सन प्रूफ है यानी कि जो सूरज की यूवी रेज आ रही हैं उनसे हमारी स्किन को बचा रही हैं। और जो लोग एकदम सिग्मा अल्फा बनते कि भाई मैं तो लगाऊंगा नहीं, मर्द होके कैसे लगा रहे हो भाई, जिस दिन स्किन जल जाएगी और आप लोग काले हो जाओगे ना, उस दिन सोचोगे काश लगा लिया होता। तो इन सब का इस्तेमाल करना कोई बुरा नहीं होता, लड़कों को भी जो है
अपना स्किन केयर करना चाहिए। देन दे कंसीडर सेफर एंड प्रोड्यूस फ्यूअर साइड इफेक्ट, और इनको यानी कि जो हर्बल होते हैं ना, ये हमारे सेफ माने जाते हैं और ये फ्यूअर साइड इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक वाले। तो हर्बल जो कॉस्मेटिक हैं ये हमारे मॉइस्चराइजिंग, क्लींजिंग एंड प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। यानी कि देखो, एक तो जो स्किन ड्राई हो जाती है तो इसको लगाएंगे तो हल्का हल्का ना मॉइस्चर रहता है। इस वजह से क्या होगा कि जैसे स्किन देखो हल्की सी यहाँ पे जो फटने लगी, शायद आपको कम दिख रही होगी, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं होता है। इसके अलावा साफ सफाई, यानी कि जो फेस वॉश वगैरह, आजकल चलो फेस वॉश का तो चलन आ गया कि लड़के फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन की जगह। पहले तो साबुन सर, मुंह, हाथ, नाक सब पे यूज हो रहा था। तो क्लींजिंग में भी हेल्प करता है कि भाई साफ सफाई करने में। और इसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, यानी कि इसको मैंने डिटेल में आपको बनाया, देख लेना एक बार जाके, कि पूरे एक लेयर से बना देते हैं जो हमारे प्रोटेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा एलोवेरा जेल का मतलब फेस वॉश हो गया, या हमारा हर्बल फेस वॉश हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल अप्रोच हमारी क्या रहेंगे स्किन केयर के लिए। तो जनरल अप्रोच फॉर स्किन केयर कॉस्मेटिक इंक्लूड क्लींजिंग, यानी कि साफ सफाई करने के लिए, देन टैनिंग, यानी कि जो धूप से कालापन आ जाता है उसको हटाने के लिए, देन मॉइस्चराइजिंग, यानी कि ड्राई हो जाती है स्किन, फटने लगती है, उसको बचाने के लिए, और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि जो हमारा वाटर वगैरह वो इंटरप्ट रहता है तो ये इमोलिएंट की तरह हमारा काम करेगा। अब चलो इसी बात पे मैंने आपको यहाँ पे इमोलिएंट के बारे में पहले बताया था, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये इमोलिएंट क्या होता है ना ये बताना, और उसकी जो सही स्पेलिंग है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बाकी प्रॉपर स्किन केयर हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थी, स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन, यानी कि अगर आप प्रॉपर जो है स्किन केयर करोगे तो यहाँ पे क्या आपकी स्किन हेल्दी आएगी, स्मूथ आएगी और एकदम ग्लोइंग, यानी कि चमकदार स्किन आएगी। तो बस आपको फिर क्या करना है, किसी और को नहीं देखना, किसी के पीछे नहीं जाना, बस शीशे में अपनी शक्ल देखोगे और बोलोगे वाह क्या बंदा है। ठीक है, तो यही आपको करना है। बाकी यूज एज हर्बल प्रोडक्ट रिड्यूस इरिटेशन एंड इंप्रूव स्किन नोरिशमेंट, बाकी ये क्या करता है कि जो इरिटेशन वगैरह होती है उसको कम करेगा, और जो आपकी स्किन की नोरिशमेंट है, यानी कि स्किन के अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं उन सबको इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पूरे स्किन केयर में आप लोग हर्बल टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो सन स्क्रीन क्रीम है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट एंड राइट देयर रोल इन कॉस्मेटिक। अब पहले एक बार समझा देता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो देखो, हमारी स्किन वगैरह या कहीं पे ना पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एग्जांपल मान लो जैसे NO2 है, तो ये क्या करेगा ना, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे N पॉजिटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं ना, जैसे ये फ्री रेडिकल बन गए तो ये हमारे स्किन के सेल्स वगैरह है ना उनको जाके डैमेज कर सकते हैं या मार सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो भाई सेल डैमेज होंगे, और सेल डैमेज होंगे तो भाई हमारी बॉडी धीरे धीरे अंदर से डैमेज होगी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन से हमको बचाते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो एंटी मतलब होता है बचा, एंटी मतलब अपोज करना, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करते हैं कि हमारी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे और हमारी जो स्किन है उसको बचाएंगे किससे, डिटोरिएशन से, यानी कि जो मैंने खराब होने से, कॉज बाय फ्री रेडिकल, यानी कि जो फ्री रेडिकल से खराब होता है उससे हमको ये बचाते हैं। तो ये इंप्रूव करते हैं हमारी स्टेबिलिटी को, एंड जो हमारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उनकी ओवरऑल सेल्फ लाइफ को भी ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उससे बचाते हैं। और आप बोलो ना इससे क्या होता है, जब भी हमारा डैमेज होता है तो जो स्किन आपने देखी होगी थोड़ी अभी कम टाइम में ही जो एकदम बुढ़ापे जैसी हो जाती है, जहाँ पे लच जाती है और रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, वो सब हमारे जो है यहाँ पे बच जाते हैं। तो ये आपका होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। बाकी अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्मेटिक के अंदर मेनली रोल क्या होता है, तो इन कॉस्मेटिक जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल को, यानी कि जैसे आपको बताया कि जो हमारे कॉस्मेटिक है उस पर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और ऑयल ना हमारा धीरे धीरे गर्मी में इन सब में खराब हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जब एंटीऑक्सीडेंट पड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जो ऑक्सीजन वगैरह होता है इनके साथ खुद रिएक्शन कर जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो हमारी स्किन वगैरह है उसमें मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उनमें खराबी नहीं होगी और हमारी रेंसिडिटी ऑयल बच जाती है। इसके अलावा जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे डैमेज नहीं होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा प्रोडक्ट वगैरह होता है ना उसकी क्वालिटी को, कलर को, इफेक्टिवनेस को बरकरार रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि जो एनवायरमेंट से डैमेज आता है उसके खिलाफ भी हमको बचाते हैं। अब सबसे बेहतरीन जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारा होता है विटामिन ई, और आप लोगों ने विटामिन ई के कैप्सूल देखे होंगे जो ग्रीन कलर के हमारे इस तरह के आते हैं, तो वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है और इसको नॉर्मल कभी कभी आप 1-2 दिन के लिए खा सकते हो, तो वो आप काफी इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा आपका BST हो गया। अब देखो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का एक सिंपल फंडा बता देता हूँ। जैसे मान लो देखो स्किन में मैंने आपको बता दिया कि स्किन में क्या होता है कि हमारे स्किन को ये डैमेज करेंगे तो इसको बचाता है, यानी कि जब हम इस क्रीम को लगा देंगे। लेकिन ये हमारे यहाँ पे कैसे बचाएंगे, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, तो जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको बताया जब खुलता है बार बार तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट से आ जाता है, तो ये हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसके साथ ना खुद लड़ जाएंगे, और जब खुद लड़ जाएंगे तो ये खुद हो जाएंगे ऑक्सीजन, लेकिन जो बाकी का प्रोडक्ट है वो हमारा बचा रहता है। इस तरह ये हमारे प्रोडक्ट को बचाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन हर्बल एक्सीपेंट एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि हर्बल एक्सीपेंट क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे हमारा कोई भी रॉ मटेरियल है जो हमको देखो यहाँ से ये पूरा हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है, यानी कि देखो यहाँ से मैंने ये पूरा रॉ मटेरियल उठा लिया। अब ये रॉ मटेरियल ना अकेला हमारा कोई हर्बल प्रोडक्ट इस तरह का नहीं बनता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मान लो ये एक्सीपेंट, यानी कि मेन हमने अपना API उठा लिया जो हमारा यहाँ पे है, और API मैंने आपको बता दिया कि इस तरह हम पूरा करके अपने मेन API ले सकते हैं। तो हमको API मिल जाता है, उसके बाद कुछ हमारे सपोर्टिव सब्सटेंस होते हैं, एक्सीपेंट बोलते
होते हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये जो हमारे हर्बल एक्सीपिएंट है वो जब ऐड होंगे तब जाके हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है इस तरह का बनकर तैयार होता है, और देन ये जो हमारा मार्केट में जाएगा। तो हर्बल एक्सीपिएंट बोल सकते हैं एक तरह से हमारे इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल ओरिजिन के, क्योंकि ये हमारे हर्बल है और ये हमारे हर्बल डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूव करेंगे, अपीयरेंस को इंप्रूव करेंगे, और जो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का उसको इंप्रूव करेंगे। अब जो हर्बल एक्सीपिएंट है जनरली हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं और सेफ होते हैं, और इसीलिए इनको जो है सेफ माना जाता है, क्योंकि भाई डिग्रेडेबल है तो भाई आराम से जो है खत्म हो जाएंगे जब टाइम आएगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा अकेसिया गम हो गया या फिर स्टार्च वगैरह हो गया। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, भाई क्या इनका मेजर रोल होता है। तो ये हमारे इंप्रूव करते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी को, वेटर पेशेंट कमलाइज, जैसे हमारे एग्जांपल लेते हैं स्वीटनिंग एजेंट है, तो स्वीटनिंग एजेंट क्या करेगा, थोड़ा मीठा होता है, तो अगर जो हमारा कोई कड़वा ड्रग है या मान लो इस तरह का कोई हर्ब्स है उसमें अगर हम ये मिला देंगे, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कभी कि बतासे के अंदर हम थोड़ी सी दवाई रख के खिला देते थे, तो बतासा हमारा ऐसा क्या काम करता था, हर्बल एक्सीपिएंट की तरह, क्योंकि वो नेचुरल था। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारे जो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है कि पेशेंट आराम से खा लेगा, उस चीज़ को बढ़ा देते हैं और फॉर्मुलेट करने में काफ़ी आसान होते हैं। देन जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज है, अब यहाँ पे क्या, जैसे हमारा बाइंडर मान लो ये हमारा ल्यूब्रिकेंट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये मिक्स हो जाएगा, तो यानी कि हमारे ग्रैन्यूल्स हैं इनके फ्लो को बढ़ा देगा, जिससे इनकी मिक्सिंग अच्छी होगी और प्रोडक्ट हमारा बढ़िया बनेगा। देन इसमें बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि हम इसमें बाइंडर मिला देते हैं। अब ये सब याद रखना है क्योंकि अलग से आ जाता है, मान लो बाइंडर मिला दिया तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, और जो हमारा फॉर्मुलेशन है उसके प्रिजर्वेशन को बचाता है। तो जो हमारे हर्बल एक्सीपिएंट है ये क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी के चांस को कम करेंगे, एडवर्स इफेक्ट को कम करेंगे, और हमारे इन समय हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा नेचुरल बाइंडर हो गया या फिर नेचुरल स्वीटनर हो गया। तो अब इसके अलावा ना इसमें एक और आप जोड़ सकते हो, जैसे ना कुछ हमारे हर्बल एक्सीपिएंट ऐसे होते हैं वो देखो ड्रग को बनाने में तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद खुद का भी जो है थोड़ा थोड़ा हमारा माइल्ड इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं टर्मरिक, यानी कि हल्दी हो गया, तो हल्दी को यहाँ पे क्या करते हैं कि एज अ कलरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नेचुरल कलरिंग, यानी कि जो हमारा येलो कलर का होता है उसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसका फायदा क्या होता है कि ये हमारा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी देता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखो एक तो कलर हमारा जो हमको चाहिए वो मिल गया, लेकिन इसके अलावा जो प्लस इफेक्ट है, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा, तो वो इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा होता है नेचुरल, किनका, नेचुरल जो हमारे हर्बल एक्सीपिएंट होते हैं इनका यहाँ पे ये फायदा होता है। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन बाइंडर, डाइल्यूएंट एंड स्वीटनिंग एजेंट विद एग्जांपल। तो देखो बाइंडर मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लो कुछ हमारे इस तरह के पाउडर वगैरह होते हैं, तो अब ना पाउडर को मान लो टैबलेट में कन्वर्ट करना, मान लो ये हमारा पाउडर है और इसको क्या करना है, इसी टैबलेट में कन्वर्ट करना है, तो पाउडर आपस में चिपके, इसके लिए हम यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम यहाँ पे बाइंडर बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देगा और जो हमारी टैबलेट है उसकी हार्डनेस को बढ़ाएगा। एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे अकेसिया गम हो गया या फिर जेल्टिन हो गया। अब जो हमारा डाइल्यूएंट आता है सेकंड, ये हमारा बाइंडर हो गया। अब डाइल्यूएंट क्या करता है ना, जैसे ये हमारा एक इनएक्टिव सब्सटेंस होता है और ये बल्क को बढ़ाने के लिए करता है। अब जैसे मान लो कोई हमारा 10 mg का टैबलेट है, अब सॉरी 10 mg ड्रग है, अब 10 mg की कितनी छोटी टैबलेट बनेगी, बना नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बल्किंग एजेंट ऐड करेंगे, यानी कि डाइल्यूएंट का ऐड करेंगे और ये क्या करेंगे, बस इसको बड़ा कर देंगे इससे, जिससे एक मान लो इस तरह की हमारी प्रॉपर टैबलेट बनकर तैयार हो सके। अब मान लो ये ड्रग है, इसका 10 mg उठाओगे इतना सा आएगा, अब इसकी टैबलेट कैसे बनाओगे, जोड़ोगे कैसे, बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूएंट ऐड करेंगे, यानी कि थोड़ा बल्किंग एजेंट हो गया, फिर इसमें हम क्या करेंगे, बाइंडर ऐड करेंगे, थोड़ा चिपकेगा अच्छे से, और तब जाके जो हमारी टैबलेट यहाँ पे बनके तैयार होती है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है उसकी हेल्डिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर ये हमारे क्या करते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग में, इसके बाद जो कंप्रेशन हमारा, क्योंकि जब बल्क होगा तभी कंप्रेस होकर हमारी टैबलेट बनेगी, उसमें बन पाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा लैक्टोज हो गया या मैनिटॉल हो गया, या यहाँ पे आप एग्जाम्पल ना स्टार्च यूज कर सकते हो। और स्टार्च का फायदा क्या होता है कि स्टार्च आपका आल्सो एज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जब टैबलेट हम बन जाती है उसके बाद जब हम उसको खाएंगे हमारे पेट में जाएगी, तो पेट में जाकर ना इसका टूटना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस टूटने के लिए हम यहाँ पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। कभी आता है तो आप लिखे आ जाओगे, तो इसमें एग्जांपल हमारे स्टार्च हो गया। देन यहाँ पे हमारा आता है स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। तो ये सिंपल हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट को और पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये मेनली हमारा क्या होता है, सिरप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ओरल प्रिपरेशन है, क्योंकि ओरली हमारे मुंह के थ्रू जाएंगे और मुंह में टेस्ट खराब हो गया ना भाई, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो जाता है। तो वो यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल हमारा सुक्रोज हो गया या ग्लूकोज हो गया, तो इनको हम एज अ स्वीटनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन हर्बल फॉर्मुलेशन। तो देखो हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बेसिक फंडा बताया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपीआई मेन इसमें रॉ मटेरियल से निकाल लेंगे और इसमें एक्सीपिएंट मिलाएंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं, इनसे प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट फाइनल वाले बनते हैं ना, उसी को हम यहाँ पे हर्बल फॉर्मुलेशन बोल देते हैं। अब ये हमारे जैसे हर्बल सिरप हो गया तो एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, हर्बल टैबलेट हो गया तो एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। देन हमारे फाइटोसोम नोवेल, ये हमारे कुछ न्यू वाले होते हैं, नोवल होते हैं, तो ये सब क्या हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो बोल सकते हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशन हमारी वो डोजेस फॉर्म होती है जो यूजिंग 1
वन और मोर हर्बल इंग्रेडिएंट, यानी कि हमारे हर्बल जो इंग्रेडिएंट है, एक्सीपिएंट है, उनका इस्तेमाल करके ये हमारे बनाए जाते हैं थेरापेटिक पर्पज के लिए। अब ये मेनली हमारे मेडिसिनल, न्यूट्रिशन एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। देखो फॉर्मुलेशन में ऐसा नहीं है अकेले कि हमेशा दवाई आती है, जो हमारे कॉस्मेटिक वाले होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली ब्यूटी वाले प्रोडक्ट में इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन है। जो हमारे इस तरह की मेडिसिन में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मेडिसिन वाला कहीं दिख जाए, जैसे आपका ये मेडिसिन कहाँ गया, हाँ ये आपकी टैबलेट है, तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा मान लो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह है, तो इनमें भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन कहलाता है। अब ये मेनली हमारे सिरप फॉर्म है, टैबलेट फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है, क्रीम फॉर्म है, इन सब में हमारे ये प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे ले फॉर्म जैसे च्यवनप्राश हो गया, तो ये भी एक फॉर्मुलेशन है जो हमारे एज अ टॉनिक की तरह काम करेगा। फिर हमारा हर्बल कफ सिरप हो गया, ये भी एक हमारा फॉर्मुलेशन है कि कुछ भी हमारा जो रॉ मटेरियल के हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, इनका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जो फाइनल जिसका हम बॉडी में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन कहलाएगा। जैसे कफ सिरप है तो हमारी खांसी में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन हर्बल सिरप एंड हर्बल टैबलेट। तो देखो ये जो हमारा हर्बल सिरप होता है ना, ये एक कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशन होता है। देखो यहाँ इस तरह का लिक्विड प्रिपरेशन है जो इस तरह की बोतल में हमारा प्रेजेंट होता है, और इसमें मेनली क्या होता है, हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि जो हमारा मेन एपीआई होता है ना, वो यहाँ प्रेजेंट होगा। और बस क्या करना है कि उस एपीआई को एक शुगर सिरप हमारा होता है, यानी कि चीनी घोल घोल के पानी में इस तरह का शुगर सिरप बना देते हैं, उससे मिलकर या कोई स्वीटनिंग एजेंट मिलकर हमारा जो है हर्बल सिरप यहाँ बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे और इसके बारे में बात करें तो ये मेनली हमारा यूज होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जब ओरल किसी को दवाई देनी हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा सूथिंग एंड थेरेपेटिक इफेक्ट जो है बॉडी में प्रोवाइड करेगा। अब जो हमारा हर्बल सिरप होता है, ये मेनली यानी कि मोस्ट कॉमनली हमारा कफ सिरप, यानी कि खांसी की दवाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कोल्ड में, यानी कि जब सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाए, या हमारे जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव वाले हमारे होते हैं, उनमें इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा तुलसी कफ सिरप हो गया, या फिर हमारा हर्बल लीवर टॉनिक हो गया, जैसे लिव 52 सिरप आता है जो लीवर को थोड़ा हेल्प करेगा। देन हम बात करें हर्बल टैबलेट्स के बारे में, तो ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, और ये मेनली हमारा हर्बल ड्रग के द्वारा बना जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, हर्बल ड्रग लेंगे प्लस यहाँ पे एक्सीपिएंट इस्तेमाल करेंगे, ये डी है हमारा, और हमारा जो है हर्बल टैबलेट बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारे कन्वीनियंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इनको खाना बहुत आसान होता है। टैबलेट में कितनी देर लगती है। देन ये हमारा बाइली, यानी कि ये मानो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन में। और इसके अलावा देखा जाए जैसे हमारा सुगंधा टैबलेट हो गया या नीम टैबलेट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, और भाई बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि जो हर्बल सिरप है ना, वो हमेशा हमारा टैबलेट से बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो लिक्विड फॉर्म में तो बॉडी में जाकर जल्दी असर करेगा, दूसरा क्या है कि सिरप थोड़ी मीठी होती है तो इनको पीना और आसान होता है। लेकिन हर्बल टैबलेट हमारी क्या होती है, थोड़ी सॉलिड होती है, और कई बार गले में अटक जाती है, गोली कोई बड़ी होती है अटक जाती है यार, तो ये दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हमारा जो है मोस्टली जो है हर्बल टैबलेट, यानी कि नॉर्मली देखा जाए टैबलेट और सिरप में टैबलेट का ही जो है इस्तेमाल करते हैं, सिरप को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसके ऊपर आपको जो है 3 से 4 पॉइंट बताने हैं। एक मैं जैसे शुरुआत कर देता हूं कि एक तो ये हमारा कांच की बोतल, ये ऐसी बोतल में होता है, इसको कैरी करना थोड़ा टफ होता है। इसके आगे के जो पॉइंट है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फाइटोसोम एंड राइट देयर एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। अब देखो जो कन्वेंशनल वाले हमारे कौन से थे, जो प्राचीन चाल से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे हमारा हर्बल सिरप हो गया, हर्बल टैबलेट हो गया। तो यहाँ पे हमको ना एडवांटेज बताने हैं कि फाइटोसोम के इसके खिलाफ एडवांटेज क्या रहते हैं। तो जो हमारा फाइटोसोम है ना, वो हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, यानी कि एक नया एडवांस सिस्टम है। अब इसमें होता क्या है, तो जैसे नॉर्मल हमारी कोई भी टैबलेट वगैरह होती है, तो भाई इनके ना थोड़ा बहुत नुकसान होता है कि इतने अच्छी इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती हमारी बॉडी में, इतना अच्छा पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, हमारा नहीं है। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा ब्लड है, तो ये जो हमारे टैबलेट वगैरह होते हैं ना, इनको इनके अंदर क्या पेनिट्रेट करना होता है ड्रग्स को इजीली, और उसके बाद ये हमारे क्या करेंगे, पूरे जो सेल्स वगैरह उनमें जाएंगे। तो ये सब ना आपको बताया कि जितना लाइपोफिलिक होता है ना, उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारे फाइटोसोम या नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ड्रग होता है उसको हम यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के साथ में कंबाइंड कर देते हैं, और पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। और अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, यानी कि लिपिड्स हो गए हमारे, यानी कि लाइपोफिलिक हो गया, तो इजीली क्या करेगा, हमारे यहाँ से क्रॉस करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग हमारा जो है ब्लड के अंदर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होगा। तो इसका फायदा क्या हो रहा है हमारा, कि जैसे नॉर्मल वाला हमारा एक स्लो स्पीड में काम कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा कि एक तो हमारी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, और जब एब्जॉर्प्शन बढ़ गई तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि ज्यादा ड्रग हमारा ब्लड के पास पहुंचेगा, और इसके अलावा ये ज्यादा एब्जॉर्ब और ज्यादा मतलब अपनी साइट ऑफ एक्शन पे भी जाएगा, यानी कि टारगेट साइट पे, और ज्यादा जो अपना एक्शन भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब फायदा हमको जो है इस फाइटोसोम का या नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का होता है। तो आप बोल सकते हैं कि दे इंप्रूव एब्जॉर्प्शन एंड बायोलिटी ऑफ फाइटो कंस्टिट्यूएंट इन द बॉडी, यानी कि जो मेन हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसकी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और बायोलिटी को बढ़ाते हैं। देन ये हमें बेटर थेरेपेटिक, अब मैंने क्या बोला, ये आगे भी अच्छे से जाएगा, तो थेरेपेटिक इफेक्ट भी हमको इसका बहुत अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हर्बल फॉर्मुलेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखे जाए, जैसे हमारे कुरकुमिन फाइटोसोम्स हो गए, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। देन हमारा जिनसेंग फाइटोसोम हो गए। अब देखो एक आध बार अगर कभी मान लो लाइपोसोम के बारे में आ जाता है, तो ये कुछ अलग नहीं होता। नॉर्मली क्या है, जैसे ये हमारा ना एक तरह से क्या कर रहा
रहा है, इफेक्टिवनेस से बढ़ा रहा है। तो लाइपोसोम और हमारा इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये जो टारगेट साइट है, जैसे मान लो हमें ना अपनी बॉडी में इस तरफ पे यहाँ पे इसका मतलब इसका एक्शन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको देंगे इस तरह कि ये इसी जगह जाके अपना काम करेगा, यानी कि टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए हम यहाँ जो है लाइपोसोम का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इनका ये जो हमारे फाइटोसोम या नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इनका एक फायदा और क्या होता है कि अगर हम इसमें मान लो ये है और इसमें हम पॉलीमर वगैरह अच्छे से ऐड कर देते हैं, पॉलीमर के द्वारा बना लेते हैं, तो ये हमको ना लॉन्ग टर्म तक अपना काम करेंगे। यानी कि ऐसे क्या होता है, हम दिन में 3 बार दवाई ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो इनमें क्या है कि हमारा इस तरह का देखो पॉलीमर की पूरी मैट्रिक्स वगैरह होती है और इनमें ड्रग इस तरह कर देंगे। तो जब ये बॉडी में देंगे तो अब क्या होगा, बॉडी में धीरे धीरे जो है पॉलीमर हमारा डिजोल्व होगा। तो मान लो पहला ये हो रहा है तो थोड़ा ड्रग निकला, फिर ये हो रहा है थोड़ा ड्रग, ये हो रहा है थोड़ा ड्रग निकला। तो इस तरह क्या हो रहा है कि लंबे टाइम तक कुछ कुछ तो हमारी ऐसी दवाई होती है जो 1 महीने तक ये मान लो आपकी बॉडी में असर देते रहेंगे। एक बार आपने दे दिया और भूल जाओ, आपकी बॉडी में बार मतलब महीने भर तक जो है असर देता रहेगा। एडवांटेज देखा जाए तो इससे इंप्रूव यानी कि आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है, स्टेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उनका टारगेटिंग यानी कि बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करेंगे। इसके अलावा दे आल्सो रिड्यूस डोज रिक्वायरमेंट, यानी कि देखो जो मैंने आपसे बोला कि अगर लंबे टाइम तक के लिए हम देते हैं तो आपको बार बार जो है डोज लेने की जरूरत नहीं है, और ये आपके थेरेप्यूटिक एफिकेसी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं डायरेक्टली टारगेट साइट के लिए, यानी कि जहां पे ड्रग की रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके जो है ड्रग को रिलीज करेंगे, तो ड्रग का लॉस भी नहीं होगा और ड्रग आपका काफी अच्छे तरीके से जो अपना काम करेगा। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो मैंने वहां पे डिफाइन किया था वही सेम पढ़ना यहाँ पे कि एक हमारी एडवांस टेक्निक होती है जो हमारी ड्रग को डिलीवर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और टारगेट मैनर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो टारगेट साइट पे जाकर अपना काम करे। अब ये ओवरऑल क्या करता है कि जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है उसको इंप्रूव कर देगा, साइड इफेक्ट को कम करेगा हमारे ड्रग के। इसके अलावा ये हमारी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, हमारी ड्रग कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा लंबे टाइम के लिए। एग्जाम्पल जैसे हमारा फाइटोसोम हो गया या लाइपोसोम्स हो गए। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट इवेल्युएशन पैरामीटर ऑफ हर्बल टैबलेट। अब यहाँ पे ना हर्बल जो हमारी टैबलेट है उसके लिए इवैल्यूएशन पैरामीटर हमारे एक दो बार आ जाते हैं। तो देखो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट करना यानी कि पता लगाना, चेक करना कि ये टैबलेट हमारी अच्छी है या नहीं है और ये परफेक्ट क्वालिटी की है नहीं है। तो ये हमारे वो मतलब इवैल्यूएशन हमारी टैबलेट की वो होती है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी टैबलेट की क्वालिटी है वो वही बरकरार है, सेफ्टी हमारी अच्छी है और ये अपना टैबलेट आगे जाके काम करेगी या नहीं करेगी। तो इफेक्टिवनेस भी हम देखते हैं और इन्हीं यानी कि जो इवैल्यूएशन है इसी को हम फॉर्मुलेशन में भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी के लिए भी आएंगे हम इनको चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर को चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये मतलब ये टेस्ट हेल्प करेंगे कि जो हमारी हर्बल टैबलेट है वो मेंटेन यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूनिफॉर्म है और स्टेबिलिटी वगैरह बरकरार है। एग्जांपल जैसे हमारा हार्डनेस टेस्ट हो गया या फ्राइविटी टेस्ट हो गया। अब जो हमारे इंपोर्टेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं जैसे हमारा वेट वेरिएशन हो गया, हार्डनेस हो गया, फ्राइविटी हो गया या फिर डिसइंडिकेशन हो गया या डिसोल्यूशन टेस्ट हो गया। अब ये सब मैंने लॉन्ग में आपको बताए थे, तो ये सब भी हमारे कई बार आ जाते हैं। बाकी शॉर्ट में बताया जाए तो देखो वेट वेरिएशन में ये देखते हैं कि वेट हमारा सब बराबर है। आप कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पे मान लो 20 टैबलेट लेंगे, सबको मतलब चेक करेंगे वेट, उसके बाद एक एवरेज निकालेंगे, फिर एक एक टैबलेट का एवरेज निकाल एक टैबलेट को चेक करेंगे और एवरेज से निकालेंगे कितना वेरिएशन है। देन हार्डनेस में हम टैबलेट को फायदे टेस्ट वगैरह में से रखेंगे, टैबलेट रखेंगे, इसको दबाएंगे, दबा के ये देखते हैं कि टैबलेट कितना वजन सह पा रही है, टूट जा रही है। ये हमको ये हेल्प करता है कि टैबलेट जब हम हैंडलिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसमें हेल्प करेगा। देन फ्राइविटी में एक हमारा फ्राइवेटर आता है जिसमें इस तरह से रोटेशन चलता है। इसमें हम अपने लगभग मान लो 20-30 टैबलेट जो भी डाल देंगे, एक वेट करेंगे, उसके बाद इसको घुमाएंगे, 100 टैबलेट डाल देते हैं, वेट करेंगे, घुमाएंगे, देन टैबलेट आपस में टकरा के इधर उधर टकरा के कितना झड़ती है, यानी कि जो इनका पाउडर निकल जाता है वो चेक करेंगे। अगर वो 1% से ज़्यादा लॉस है मतलब टैबलेट दोबारा बनाओ जाके। देन हमारा डिसइंडिकेशन है, यानी कि जब पेट में टैबलेट जाएगी तो भाई टाइम से ये डिसइंडिकेट हो जाएगी और हमारे पेट में डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये हम यहाँ पे डिसइंडिकेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट में करेंगे। अब ये कुछ ऐसे पैरामीटर जो ऑलरेडी आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अगर बाई चांस इनके बारे में आ भी जाता है तो आप जो आराम से लेके आ जाओगे। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है राइट रोल ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन स्किन केयर प्रोडक्ट। अब ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में आपका बहुत बार यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है फिक्स ऑयल के बारे में। तो ये हमारे वो प्रोडक्ट है जो स्किन केयर कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ इमोलिएंट एंड एज अ मॉइस्चराइजर। अब इमोलिएंट के बारे में मैंने आपसे पूछा था, सिंपल ये होता है कि जैसे मान लो ये हमारी स्किन वगैरह मान लो ये है और यहाँ से स्किन भाई सामने रखी है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मान लो ये स्किन वगैरह है और यहाँ पे ड्राइनेस हो गई यानी कि सूख गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमोलिएंट वगैरह का अप्लाई करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ऊपर एक पतली लेयर बना देंगे। तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर के हमारा मॉइस्चर वगैरह वो मतलब मॉइस्चर वगैरह हमारा ट्रैप हो जाएगा और ये हमारा लंबे टाइम तक क्या रहता है, मॉइस्चराइज रहता है, यानी कि एक तरह से गीला गीला रहता है। क्योंकि अगर ड्राई स्किन रहती है ना तो रूखापन आ जाता है, स्किन फटने लगती है और नुकसान हो सकता है। वहीं जो हमारे मॉइस्चराइजर है इनको जब ऊपर से लगाते हैं तो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। देखो ये फर्क है, इमोलिएंट हमारे ऊपर से पूरा इनको ट्रैप करके रखते हैं और मॉइस्चराइजर क्या करेंगे, जब इनको लगाएंगे तो इसको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर आपकी सूखी स्किन है तो तुरंत मॉइस्चराइजर लगाओगे, पूरा आपकी गीली हो जाती है। देन ये हमारे ओवरऑल क्या काम करते हैं, फिक्स ऑयल हमारी स्किन को सॉफ्ट करेंगे, जो ड्राइनेस वगैरह को प्रिवेंट करेंगे और जो स्किन का टेक्सचर है, जो मैंने बोला कि देखो ये हल्का टेक्सचर है, इसी को मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ टेक्सचर, क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर खराब है और बाकी पूरी जगह टेक्सचर मेरा सही है, तो इसको ये इंप्रूव करेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा आलमंड ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया। देन हमारे यहाँ पे कुछ बैक्सेस आते हैं, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, बैक्सेस ना बहुत
थिक सब्सटेंस होते हैं। तो जो हमारी थिकनेक वगैरह होती है, जैसे हमारे कंसिस्टेंसी हो गया, थिकनेक हो गया, इन सबको प्रोवाइड करेंगे हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर में। इसके अलावा जो स्टेबिलिटी और टेक्सचर होता है हमारा क्रीम को ऑइंटमेंट का, उसको भी यही प्रोवाइड करेगा। जो गाड़ी गाड़ी आपको दिखती है ना, वो बैक्स की वजह से होती है, जैसे हमारा बीज बैक्स हो गया या कार्नोवा बैक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्टिव एजेंट। तो देखो इनका सिंपली काम क्या होता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना इरिटेशन से, ड्राइनेस से और एनवायरमेंटल डैमेज से। अब जैसे हमने यहाँ पे ऊपर बात की थी अपने किसके बारे में, फिक्स ऑयल के बारे में, तो वो भी तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो भी हमारे एक तरह से प्रोटेक्टिव एजेंट के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये करते क्या है कि हमारे स्किन सर्फेस के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर, इस तरह की पूरी लेयर बना देते हैं। अब ये हमें क्या करेगी, जो जैसे सूरज वगैरह से जो यूवी रेज आ रही है उन सबसे भी हमको बचाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारे इसमें जिंक ऑक्साइड हो गया या हमारा कैलामाइन लोशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे बात करें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारे वो सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीडेशन से हमको बचाते हैं, और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हमें बचाएंगे। यानी कि जो ऑक्सीडेशन से हमारी स्किन को बचाएंगे और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उनकी भी हिफाजत करेंगे, जिससे वो हमारे खराब ना हो जाए। अब दे आल्सो प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द फ्री रेडिकल, जो मैंने बोला कि स्किन को भी हमारे बचाते हैं फ्री रेडिकल से। और जो प्री मैच्योर एजिंग आती है, यानी कि जो बुढ़ापा वगैरह जल्दी आने लगता है स्किन वगैरह, उन सबसे बचाते हैं। एग्जाम्पल हमारा विटामिन ए हो गया या विटामिन ई हो गया, देन एजॉर्बिक एसिड हो गया। देन हमारे यहाँ पे आता है ब्लीचिंग एजेंट। तो ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो स्किन टोन को थोड़ा लाइट करते हैं, यानी कि सिंपल बोला जाए तो कालेपन को हटाते हैं, या कहीं पर कोई पिगमेंटेशन, काला धब्बा, डार्क होता है, उसको बचाने में हेल्प करते हैं। यार इतना ऐसे बोल रहा है जैसे मैं खुद कॉस्मेटिक बेचने वाला बन गया हूँ। दे एक्ट बाय डिक्रीजिंग मेलानिन फॉर्मेशन इन द स्किन, यानी कि ये क्या करता है कि मेलानिन ना थोड़ा जितना ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होता है वो उतना डार्क करेगा स्किन को, तो ये थोड़ा उसके डिक्रीज कर देंगे, जैसे थोड़ा हमारा कम रहेगा। एग्जाम्पल जैसे ब्लीचिंग एजेंट हमारा हाइड्रोक्विनोन आ गया, लेकिन कॉजिक एसिड आ गया। अब देखो ये बता रहा हूँ ना सिर्फ पर्पज के लिए, आप ये मत करना कि चलो भाई ब्लीचिंग एजेंट लेके आते लगाते कि भाई मेलानिन कम होगा, गोरा होने का, कोई चक्कर नहीं है, जैसे हो वही फर्स्ट क्लास हो। नेक्स्ट हमारा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेयर केयर प्रोडक्ट एंड ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट। तो देखो जो हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं ना, ये वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होते हैं जो हमारे बालों के लिए, यानी कि हेयर के लिए और स्कैल्प के लिए, यानी कि जो हमारी खोपड़ी का ऊपर वाला जो पार्ट है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, हमारी वहाँ पे साफ सफाई यानी कि क्लीनिंग के लिए, नूरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और हमारे हेयर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे डैंड्रफ को रिड्यूस करेंगे, जो बाल गिर रहे हैं हेयर फॉल उनको रिड्यूस करेंगे, और जो बालों का सूखापन है उसको कम करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा हेयर हर्बल शैम्पू हो गया या हेयर ऑयल हो गया। अब जो हमारे ओरल हाइजीनिक प्रोडक्ट होते हैं ये मेनली क्या करेंगे, ये हमारे पूरी ओरल प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि हमारे दांतों की पूरी हिफाजत करेंगे, साफ सफाई करेंगे। इसके अलावा जो ओरल कैविटी है उसमें हेल्प करेंगे। तो ये हमारे डेंटल कैरीज यानी कि जो कैविटी वगैरह आती है उसमें हेल्प करेंगे। जो बैड ब्रीथ है यानी कि जो बुरी बदबू वगैरह आती है उसमें हेल्प करेंगे। और गम डिसीज में हेल्प करते हैं। हेल्प मतलब उनको लाने में नहीं, उनको भगाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हमारा हर्बल टूथपेस्ट हो गया या माउथ वॉश हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिफाइन इवेल्युएशन एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग। यानी कि देखो इवेल्युएट हमें करना है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जैसे जो भी हमारा हर्बल मटेरियल बना है तो उसमें ये चेक करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी मतलब सही है या नहीं है, उसकी प्योरिटी ठीक है, उसकी क्वालिटी ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ ठीक है या नहीं है। देखो ये सब बातें आप ऑलरेडी बहुत बार जान चुके हो। तो ये इंक्लूड करता है हमारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग को, यानी कि जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट है। एग्जांपल देखा जाए जैसे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन हो गया या क्लिनिकल इवैल्यूएशन हो गया। देन हमारे आती है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करेंगे, और उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है उसको यहाँ चेक करेंगे कि कितने टाइम तक मतलब वो हमारा सही रहेगा। यानी कि जो हमारी एक्सपायरी बनती है ना कि ये 1.5 साल 2 साल या 2 साल रहेगा, वो तो इसी से डिफाइन करते हैं। देन ये हमारा हेल्प करेगा मेंटेन करने में सेफ्टी को, पोटेंसी को एंड इफेक्टिवनेस को ड्यूरिंग स्टोरेज। एग्जांपल जैसे हमारी एक एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, तो इन सबको हमने बहुत पहले बात किया था अपने फार्माकोग्नोसी के अंदर में। तो ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारा कोई भी ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट हमारी क्या रहेगी। इसके अलावा ये रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, यानी कि साथ के साथ देखते हैं कि ड्रग हमारा कितने टाइम में खराब हो रहा है। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WHO गाइडलाइंस एंड ICH गाइडलाइंस के बारे में। तो देखो जो हमारी WHO गाइडलाइंस होती है ना, ये रिकमेंडेड यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हमको कुछ रिकमेंडेड की जाती हैं, जो हमारे हर्बल मेडिसिन को ये बताती है कि भाई उनकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी क्या है। या देखो मैं सिंपल आपसे बोलूं तो WHO गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि WHO के द्वारा कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा रहे हैं, और वो हमको ये बता रहे हैं कि जो हमारे हर्बल मेडिसिन है उनको कैसे बनाना है, क्या करना है, और कौन कौन से पैरामीटर पे आपको ध्यान देना है। ये सब बातें होती हैं। और ये सब क्यों होते हैं, जिससे ये जो पैरामीटर है अगर हम इनको फॉलोअप करेंगे तो हमारे जो ड्रग बनेगा यहाँ पे फाइनली उसकी क्वालिटी हमारी अच्छी रहेगी, सेफ्टी अच्छी रहेगी और एफिकेसी हमारी अच्छी रहेगी। तो ये गाइडलाइंस हमारी हेल्प करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड बनेगा, उसके इवैल्यूएशन में, यानी कि जो उसके इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं, एंड प्रॉपर यूज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट, यानी कि हर्बल ड्रग के प्रॉपर यूज में। अब ये यानी कि दे आल्सो प्रमोट सेफ कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर हर्बल ड्रग, यानी कि ये हमको ये भी बताते हैं कि जैसे कोई भी हमारा जो हर्बल ड्रग है उसको कल्टीवेट यानी कि उसकी खेती वगैरह आप कैसे करोगे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कैसे करोगे। एग्जांपल देखा जाए जैसे आपके क्वालिटी कंट्रोल की गाइडलाइंस होते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर आते हैं, माइक्रोबियल टेस्ट ये सब करते हैं। इसके अलावा GMP गाइडलाइंस, यानी कि जब आप ड्रग को बना रहे होगे तो कैसे बनाओगे, किस कंडीशन में बनाओगे, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाली गाइडलाइन। देन यहाँ पे हमारी ICH गाइडलाइंस,
गाइडलाइंस के बारे में आता है। तो इनकी फुल, चलो आईसीए की फुल फॉर्म क्या होगी ना, ये आप कमेंट करके बताओ। बाकी ये होता है कि ये ना हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं। अब जैसे मान लो हर देश ने ना अपने अपने रूल बना रखे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और तब वो ड्रग को पास करेंगे। अब मान लो कि इस देश का अगर इस देश में जाएगा तो भाई इसको दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ना हमारी कंबाइंड इंटरनेशनल पूरी गाइडलाइंस बनाई गई है और हर एक देश क्या करता है उनको फॉलो करेगा। इसका फायदा क्या होगा कि जो हम फॉरेन में दवाइयों को भेजते हैं तो उन जो दवाइयां हैं उनको दोबारा जो है इन टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे मल्टीपल टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, दोबारा एनिमल वगैरह सेक्रीफाइस नहीं होंगे। इसी के लिए हमारी ये पूरी की पूरी संस्था बनाई गई थी, यानी कि इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। तो ये वो गाइडलाइंस है जो हमको इंटरनेशनल गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है यानी कि जो हर्बल ड्रग है उनकी क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए एंड एफिकेसी के लिए। अब ये हमारे यूज होते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग में एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन में। देन ये हेल्प करते हैं हार्मोनाइजेशन में, यानी कि भैया कि एकीकरण कर देते हैं जो भी हमारा ड्रग का रेगुलेशन है डिफरेंट में कंपनी में, उन सबको एक जैसा यहाँ कर देगा हर देश में। एग्जाम्पल हमारे कुछ स्टेबिलिटी गाइडलाइंस होंगी या हमारी क्वालिटी गाइडलाइंस होगी। अब इसमें मेनली हमारी ये 4 आती है QSEM, और इनको एक बार डिटेल में जाके देख लेना, बहुत बार ये हमारा आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन पेटेंट एंड आईपीआर। अब देखो पेटेंट हमारा एक्चुअल में क्या होता है, मान लो मैंने कोई चीज की खोजबीन की है और अब मान लो मैं यहाँ पे ना अगर मतलब मान लो कोई और क्या कर सकता है, इसको चुरा सकता है और अपना नाम लेके इसका यूज कर सकता है। तो इसी के लिए हमारा बनाया गया पेटेंट, यानी कि पेटेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक लीगल राइट होता है, यानी कि एक अधिकार होता है जो इन्वेंटर को मिलता है। यानी कि अगर मान लो मैंने इसकी यहाँ पे खोजबीन की है तो मुझे इसका अधिकार मिलेगा और कोई और जो है इसका मिसयूज नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई और इसका यूज कर सकता है बिना परमिशन के तो उसको सजा मिलेगी, और अगर मान लो कोई परमिशन लेके यूज करता है तो उसे जो है मुझे रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको खोजबीन करने में जो है मुझको बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। तो प्लांट हमारा जो पेटेंट हमारा क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट होता है जो इन्वेंटर को ग्रांट किया जाता है। किसके लिए, उसके लीगल एक नए इन्वेंशन के लिए, यानी कि उसने कोई नई खोजबीन की है या मान लो उसने कोई प्रोसेस बनाई है और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो यूजुअली हमारा जो है 20 ईयर होता है। मान लो मैंने ये बनाई है तो 20 साल तक जो है मेरे इस पे अधिकार रहेगा और 20 साल में मैं जितनी कमाई कर सकता हूँ वो यहाँ पे कर लूंगा, और बाद में जो है एकदम फ्री ऑफ स्टेट हो जाता है कि हर कोई इसका यूज कर सकता है। तो ये हमको प्रिवेंट करता है अदर फॉर मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन। यानी कि इसका फायदा क्या होगा कि कोई और जो है इन प्रोडक्ट है यानी कि जो मैंने बनाया है इसका बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। अब जो पेटेंट है वो एनकरेज करेगा, यानी कि अब देखो अगर मान लो मैंने खोजबीन कर रहा हूँ 10 साल अपने लगा रहा हूँ, तो अगर मेरे इसको अधिकार मिल रहा है यानी कि पेटेंट मिल रहा है, तब मेरा और मन करेगा कि मैं और ज्यादा रिसर्च करूँ। तो ये पेटेंट क्या करता है, एनकरेज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल फील्ड में। एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट पेटेंट हो गया या प्रोसेस पेटेंट हो गया। अब यहाँ पे एक हमारा आता है आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये हमारा एक पूरा लीगल राइट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड सच है, यानी कि अगर ह्यूमन के द्वारा कोई क्रिएशन हमारी की जा रही है तो उसको मतलब राइट दिया जाता है कि भाई उसको वो बचा सकता है। अब इसमें हमारा इन्वेंशन आ जाता है, कोई डिजाइन आ जाती है, कोई ट्रेडमार्क आ जाता है, यानी कि इसमें सारी बातें आ जाती हैं। अब जैसे केवल फार्मा है तो ये जो हमारा नाम है ना इसका हमने ट्रेडमार्क ले रखा है, यानी कि टीएम, यानी कि ये जो वर्ड है इसका सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, कोई और इस वर्ड का यूज नहीं कर सकता, वरना उस पर भाई भारी नुकसान उस बंदे का हो सकता है। तो ये जो राइट है ना ये इन्वेंटर के और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि उनके जो इनोवेशन है या उनका जो पूरा नाम है वो उसका यूज कर सके। एग्जाम्पल जैसे एडिडास है, तो एडिडास का आपने देखा होगा कोई एडिडास के नाम से और कुछ नहीं बेचेगा। लोग एडिडास का एबीबास बना सकते हैं और कुछ बना सकते हैं, लेकिन एडिडास भाई एडिडास ही रहेगा। तो ये आईपीआर हमारा प्रमोट करता है साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड कमर्शियल ग्रोथ को। एग्जांपल देखा जाए जैसे कॉपीराइट हम किसी कंटेंट पे ले लेते हैं, या ट्रेडमार्क हम अपने वर्ड को या लोगों को ट्रेडमार्क दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन फार्मर्स राइट एंड ब्रीडर्स राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, तो देखो फार्मर राइट ना, जैसे ये राइट हम लोगों को इन्वेंटर को मिल रहे थे, वैसे ये फार्मर राइट ना हमारे फार्मर्स को दिया जाता है। किसके लिए, कि मान लो उनकी जो फसल है उन्होंने कोई सीड्स वगैरह है तो उन पे दिया जाता है कि इट्स द लीगल राइट प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर सेविंग, यूजिंग, एक्सचेंजिंग एंड सेलिंग सीड्स प्रोड्यूस फ्रॉम देयर क्रॉप। यानी कि उनके क्रॉप के द्वारा जो सीड बीज बन रहे हैं उनको वही लोग जो है बेच सके और उसका फायदा उठा सके, कोई और ये काम ना कर सके। तो ये राइट हेल्प करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज, यानी कि जो हमारे पुराने चाल से एग्रीकल्चर नॉलेज चलती आ रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और हमारी फार्मिंग प्रोडक्शन प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए। तो फार्मर्स आर आल्सो एनकरेज टू कंजर्व एंड कल्टिवेट प्लांट वैरायटी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब फार्मर्स को पता है कि उनकी जो बीज या सीड है उन पे उनको कॉपीराइट मिल गया, तो आगे जाके क्या करेंगे वो उसको और ज्यादा कंजर्व करेंगे और ज्यादा अपनी खेती करेंगे, आगे करते रहेंगे। एग्जांपल जैसे हमारा सीड सेविंग हो गया या हमारा सीड एक्सचेंज वगैरह हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीडर्स राइट। तो जैसे यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं ना, उसी तरह जो लोग जानवर वगैरह पालते हैं या एनिमल की ब्रीडिंग वगैरह आता है, तो इसी तरह जो प्लांट की ब्रीडिंग कराता है, यानी कि एक प्लांट से दूसरे में, यानी वो एक ये ए प्लांट लिया, एक ये बी प्लांट लिया, इसको यहाँ ग्राफ्ट वगैरह कर दिया, तो एक हमारा मान लो नया प्लांट बन गया। तो वो जो नया प्लांट है ना उसकी खोजबीन की जो हक है यानी कि जो पेटेंट है वो हमारा ब्रीडर्स को मिल जाता है, इसी को हम ब्रीडर राइट बोलते हैं। तो एक लीगल राइट है जो हमारा ग्रांट किया जाता है प्लांट ब्रीडर को फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट वैरायटी। अगर वो एक
नई प्लांट की वैरायटी बनाता है और ये राइट अलाउ करता है ब्रीडर को कि वो प्रोड्यूस कर सके, मार्केट कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके न्यूली वैरायटी, मतलब न्यूली डेवलप वैरायटी को। और इससे क्या होगा, नई नई हमारी ये आएंगे ब्रीडर। जैसे आपने देखा होगा आजकल ग्रीन है, जैसे ब्रोकली है, तो ब्रोकली क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल गोभी होती है उसी का एक मान सकते हैं कि ब्रीडर वर्जन है जो हमारा ब्रोकली बनकर इतना ज्यादा घूम रहा है। तो ये एनकरेज करता है हमारा इनोवेशन एंड प्लांट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। अब जैसे हमारा हाइब्रिड क्रॉप वैरायटी हो गया या इंप्रूव मेडिसिनल प्लांट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी। अब देखो ये जो हमारा बायो प्रोस्पेक्टिंग है ना, ये एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स का, जिससे हम नई नई यानी कि हम जो यूजफुल मेडिसिन या कमर्शियल प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल कर सके। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे जो प्लांट है उसकी स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और जो बाकी के नेचर सोर्स है उनकी स्टडी करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। यानी कि सिंपल यहाँ पे जो है, जो ऑलरेडी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स प्रेजेंट है उनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे नई नई चीजों को बना रहे हैं, नए नए ड्रग को बना रहे हैं, वही हमारे यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग बोल देते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे जो एंटी कैंसर कंपाउंड है ना, उनकी हम यहाँ पे डिस्कवरी कर रहे हैं। लेकिन जो बायो पायरेसी है ना, वो जैसे इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है कि मान लो जो हमारे नॉर्मल ऑलरेडी हमारे बायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, अब कोई और संस्था क्या कर रही है, इनका मिसयूज कर रही है। यानी कि जैसे मान लो ये हमारे अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में, तो कोई और क्या कर रहा है, अनऑथराइज यूज कर रहा है इनका और कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन कर रहा है। यानी कि अनऑथराइज यूज किया, इसका कुछ बनाया और कॉमर्शियल लेवल पे जो है इसको बेचना शुरू कर देगा हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स का या हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज उनका विदाउट परमिशन। ये सबसे गंदा है। और इसके अलावा बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि बिना कोई पैसा दिए, बिना परमिशन के लोग इनका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं और यही हमारा बायो पायरेसी था। अब इट इज कंसीडर्ड अनएथिकल। ये हमारा अनएथिकल होता है, हार्मफुल होता है लोकल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि भाई लोकल कम्युनिटी के पास ना और कुछ नहीं होता, उनके पास यही ट्रेडिशनल नॉलेज है और वही इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर लोग इसका मिसयूज करेंगे तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है एक नीम पेटेंट केस और एक हमारा टर्मरिक पेटेंट केस, और ये कई बार हमारा आता था, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरकुमा पेटेंटिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा टर्मरिक वाला और नीम वाला। तो कुरकुमा पेटेंटिंग में क्या हो रहा है कि जैसे रेफर टू द अटेम्प्ट ऑफ गेटिंग पेटेंट। अब मैं सिंपल बताता हूँ, देखो कुरकुमा जो हमारे हल्दी है ना, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज करती है और इसके अलावा जो हमारे घाव वगैरह होते हैं, बाउंड हीलिंग, तो बाउंड हीलिंग में हेल्प करती है। अब ये ना हमारा बहुत प्राचीन काल से भाई आयुर्वेदा में जो हमारे पूर्वज है हर कोई इसका इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पे यूएस की कंपनी थी, उसने पता है क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो टर्मरिक है वो बाउंड हीलिंग में काम करता है, इसको पेटेंट करा लिया अपने नाम पे। अब भाई ये ऑलरेडी हमारा है, तो इंडिया ने देखा कि भाई ये सब हुआ, तो इंडिया ने चैलेंज किया भाई ये तो ऑलरेडी हमारा बता हुआ है। देन उनको कुछ प्रूफ दिखाए जो हमारे ट्रेडिशनल है, और तब जाके यूएस को जो पेटेंट वाला उनको सबूत मिला कि भाई ये ऑलरेडी इंडिया में यूज हो रहा है, तो इसको वो पेटेंट नहीं करा सके, और तब जाके जो उनके पेटेंट को रिमूव किया गया। तो ये क्या था, ये एक बायो पायरेसी का एग्जांपल था कि उन्होंने क्या किया यूएस कंपनी ने कि हमारे जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करके वो अपने लिए बिजनेस बनाने लग गए। अब बोलोगे तो क्या हो गया, अगर वो ऐसा करते ना, तो हम जो इंडिया में टर्मरिक का बाउंड हीलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो एक तरह से मान सकते हैं कि भाई उनको हमें इसकी रॉयल्टी वगैरह देनी पड़ती, क्योंकि वो ये कर रहे थे कि इसकी खोजबीन हमने की है। लेकिन भाई हमारे इंडिया में तो ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं कि कुरकुमा पेटेंटिंग रेफर टू द अटेम्प्ट ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट, यानी कि अटेम्प्ट है जिसमें पेटेंट को ग्रांट कर रहे थे बाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए टर्मरिक की बाय फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब इंडिया ने चैलेंज किया इस पेटेंट को बाय प्रोवाइडिंग दैट जो टर्मरिक है वो ऑलरेडी हमारा ट्रेडिशनल में यूज हो रहा था मेडिसिनल पर्पज के लिए, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बाउंड हीलिंग यूज के लिए यह पूरा था, बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। देन हमारा नेक्स्ट आता है नीम के लिए। तो नीम हमारा ना पेटेंट के लिए क्लेम किया गया था उस टाइम एज अ पेस्टिसाइडल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के लिए फॉरेन कंपनी के द्वारा। लेकिन भाई ये हमको पता है कि ऑलरेडी यानी कि पुराने काल में क्या था कि जो नीम है उसको हम खेतों वगैरह में इस्तेमाल कर रहे थे पेस्टिसाइड की तरह और एंटी फंगल की तरह, तो इंडिया ने अपोज किया इसका और बाद में पेटेंट को हटा दिया गया। तो ये भी एक बायो पायरेसी का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट हमारे कुछ संस्था आती हैं जो क्या करती हैं, ये पूरे जो हर्बल का हमारा डिपार्टमेंट है ना उसको संभालती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे आती है आसू डीटीएबी। तो देखो आसू डीटीएबी, अब डीटीएबी के लिए फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, भाई कोई वो नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो डीटीएबी डीसीसी इन दोनों की फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट सेक्शन में बतानी, और बतानी जरूर है क्योंकि अगर बाई चांस आ गया तो बाकी के बच्चे जो है देख सके। तो जो आसू डीटीएबी स्टैंड फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि जो हमारे आसू सिस्टम के होते हैं, यानी कि जो हमारे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम है, इसके अलावा जो हमारे नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, इन सब सिस्टम में हमारे ये जो डीटीएबी है ये एक एडवाइजरी यानी कि हाईएस्ट एडवाइजरी बोर्ड होती है। और इसका मेनली काम क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये एडवाइस करते हैं टेक्निकल मैटर पे कि जो हमारे आंसू ड्रग्स हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाए, उनकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, और इन सब के अलावा अगर कोई मैटर बड़ा होता है तो वहां पे डीटीएबी खड़ा होता है। एग्जाम्पल ड्रग रेगुलेशन एडवाइस हो गई, यानी कि ड्रग को रेगुलेट करने की एडवाइस हो गई, या क्वालिटी रिकमेंडेशन हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है एएसएम, यानी कि यहाँ पे आंसू आएगा हमारा, तो आंसू का डीसीसी सिस्टम। तो यहाँ पे डीसीसी फॉर स्टैंड क्या
होता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, और ये भी हमारी आसू सिस्टम के लिए होती है। और ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन फॉर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट वगैरह क्या होगा उसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और जो हमारा लॉ है, देखो ये हमारा क्या कर रहा है, ये एडवाइस कर रहा है कि ड्रग्स का कैसे क्या होगा। और जो डीसीसी है, ये हमारा क्या करता है कि जो लॉ हमारे बनाए गए हैं आसू सिस्टम के लिए, वो हमारे सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उनको लागू करने में हमारा ये वाला यानी कि डीसीसी सिस्टम हेल्प करता है। यानी कि ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हाईएस्ट एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां केवल फार्मा आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, ये मेन हो गया। और डीसीसी आपका क्या है, कंसल्टेटिव कमेटी है, जो सिर्फ आपको क्या कर रहा है, ये चेक करता है कि भाई जो लॉ हमने बनाए वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये आल्सो कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, बाकी हमारा कोऑर्डिनेट एक्टिविटी भी शो करेगा सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, एक तरह से ब्रिज की तरह काम करता है, जैसे हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हो गई या रेगुलेटरी कंडक्ट में हो गई। अब जो हमारा शेड्यूल जेड है ना, ये एक प्रपोज शेड्यूल होता है जो क्या करता है, जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन है और जो हमारे सेल्फ लैब होती है आसू मेडिसिन की, उससे रिलेटेड होता है। अब ये हमारा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जो हमारा साइंटिफिक वैलिडेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए, जो हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन की क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा ये सेफ्टी एफिकेसी जो हमारी स्टडी वगैरह है उनको भी बढ़ावा देगा। तो ओवरऑल जैसे क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायरमेंट है, स्टेबिलिटी स्टडी है, ये सब हमारी जो इसी के अंडर आ जाती है। देन हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग, यानी कि हर्बल ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल के बाद शॉर्ट नोट बताना है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारे जो हर्बल ड्रग है उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसके अलावा जो हमारे इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रो पैरामीटर को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल होता है ये हेल्प करता है कि अगर कोई भी हमारा ड्रग है उसमें एडल्ट्रेशन ना हो, कॉन्टामिनेशन ना हो, और प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इंश्योर करता है कि जो हमारी ड्रग है वो स्टैंडर्ड बन रही है और सेफ हर्बल मेडिसिन बन रही है। एग्जाम्पल जैसे हमारे टीसीजी एनालिसिस हो गई, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है और यहाँ से हमारी यूनिट फिफ्थ स्टार्ट हो जाती है। इसमें केवल शॉर्ट पार्ट ही आता है, डिफाइन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री एंड राइट इट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। तो ये वाला क्वेश्चन है बहुत बार आता है और इसको लॉन्ग में एक बार देख लेना। तो ये हर्बल ड्रग इंडस्ट्री हमारी रेफर की जाती है इस पूरी इंडस्ट्री को, यानी कि जो मैं यहाँ दिखा रहा था कि ये पूरी की पूरी हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे हर्बल ड्रग इंडस्ट्री कही जाती है, जिसके अंदर हमारे सारे काम, यानी कि जैसे हमारे जो ड्रग में बोल रहा था कल्टीवेट, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ये सारे काम आते हैं। तो ये हमारी पूरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमारे काम कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड जो हमारा ड्रग है उसको मार्केट, यानी कि ये मानो कि हमारी खेती करने से लेके उस ड्रग को परफेक्ट यानी कि इस तरह का पूरा बना के मार्केट में उतारने तक की जो कंप्लीट हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के पास होती है। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारी हर्बल इंडस्ट्री है ना वो बहुत ही रैपिडली हमारी ग्रोथ कर रही है और उसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये हमारे क्या होता है भाई आजकल सेफ है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमारी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री हो गई, हर्बल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, वो सब हो गया। देन जो हमारे हर्बल इंडस्ट्री का स्कोप हमारा ना बहुत ही ज़्यादा हाई है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। और ये हमारा फाइटोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रिसर्च में भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। अब ना देखो यहाँ पे जो हमारे ये स्कोप है ना, इनके कुछ नंबर्स हैं कि भाई हमारा इंडिया में अभी कितना स्कोप है, यानी कि ये हम मान सकते हैं कि पूरा, यानी कि ये मानो कि 2050 तक आते आते ये जो पूरी हमारी इंडस्ट्री है लगभग $500 बिलियन पर चली जाएगी। और इंडिया में अभी भी मान सकते हैं कि लगभग जो है 30-40 हज़ार करोड़ का बिजनेस ये कर रही है। और इंडिया में ये मानो कि हर साल लगभग 15 से 20% बढ़ रही है। और जो फ्यूचर यानी कि ग्लोबल बोल सकते हैं तो ग्लोबली लगभग हमारा 7-8% ये पूरा बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया इसमें सबसे आगे हमारा एक तरह से बोल सकते हैं। तो मैं इसके जो नंबर्स होंगे वो मैं यहाँ नोट्स में ऐड कर दूंगा, जब आप पीडीएफ देखोगे आपको मिल जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर जो है देखने को मिल जाएगी। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है लिस्ट प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन के बारे में, क्योंकि ये भी हमारे कई बार आते हैं। तो देखो ये हमारी वो इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन होती है जो हमारी रिसर्च में, कल्टीवेशन में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन में हेल्प करती हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रमोट करती हैं डेवलपमेंट एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड हर्बल प्रोडक्ट, इनको पूरा का पूरा बढ़ावा दे रही है। जैसे हमारा CCRS हो गया या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ये क्या हमारी पूरी रिसर्च वगैरह करने में हेल्प कर रही है। अब इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वर्क इन, जैसे हमारा आयुर्वेदा, सिद्धा या मेडिसिन प्लांट पर काम कर रही हैं। तो ये इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे क्वालिटी इंप्रूव करने में और एडवांसमेंट ऑफ हर्बल टेक्नोलॉजी, हमारे हर्बल टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने में। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिफाइन शेड्यूल टी एंड राइट इट ऑब्जेक्टिव। तो देखो जो हमारी जैसे जीएमपी के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, तो जो जीएमपी हमारी आसू सिस्टम के लिए होती है, यानी कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम के लिए होती है, यानी कि हर्बल ड्रग के लिए होती है, वो हमारी शेड्यूल टी के अंदर आती है। तो ये कंटेन करता है हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइन फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। अब ये क्या करता है कि जैसे हमें कैसी दवाई को बनाना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे पैकेजिंग करना है, कैसे स्टोर करना है, उनके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड या बोल सकते हैं गाइडलाइंस हमारे लिए यही बताता है। देन यहाँ पे जैसे जीएमपी की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई या
मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या स्टैंड रहेंगे। अब ये हमारा इंक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव हर्बल मेडिसिन, यानी कि इससे जो हर्बल मेडिसिन हमारी सेफ बनेगी, इफेक्टिव बनेगी, और जो कॉन्टामिनेशन हमारी होती है बनाने के दौरान वो हमारी प्रिवेंट रहेगी। देन ये इंश्योर करता है कि हमारा जो भी बन रहा है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, हाइजीन हो, क्वालिटी कंट्रोल हो और हर्बल इंडस्ट्री के अंदर में। देन ये बात करते हैं जीएमपी हमारा आसुई ड्रग के लिए क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जीएमपी हमारा मेनली क्या होता है कि जो आसुई सिस्टम है उसकी मैन्युफैक्चर हम कैसे क्या कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस इंश्योर करती है कि हमारे ड्रग की प्रॉपर क्वालिटी रहेगी, हाइजीन रहेगा, सेफ्टी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ हर्बल मेडिसिन। इसके बाद क्लीन मैन्युफैक्चरिंग एरिया, यानी कि आपको साफ सफाई रखनी है। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, यानी कि एसओपी का आपको प्रॉपर फॉलो करना है। देन ये हमारा प्रिवेंट करता है कॉन्टामिनेशन को, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट को, एंड इंप्रूव करता है हमारे पेशेंट सेफ्टी को। देन ये हेल्प करता है इंडस्ट्री को कि वो मेंटेन करेंगे अपनी रेगुलेटरी कंप्लायंस को और कंज्यूमर सेट कॉन्फिडेंस को। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इंपोर्टेंस ऑफ एसओपी, डॉक्यूमेंटेशन एंड हाइजीन इन हर्बल इंडस्ट्री, यानी कि इन सबके हमारे हर्बल इंडस्ट्री में क्या जरूरत है। तो देखो जो हमारी एसओपी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलेंगे। और बोल सकते हैं जैसे मान लो कोई खाना बनाने की जो रेसिपी होती है ना, उस तरह यहाँ पे पूरी रेसिपी लिखी होती है कि हमें अपना ड्रग कैसे और क्यों बनाना है, सॉरी कैसे बनाना है और क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है। तो ये पूरा हमारा स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन जो है एसओपी के अंदर लिखा होता है। यानी कि अगर आप कंपनी में जा रहे हो, अगर आप सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हो और अपनी थोड़ी बेसिक नॉलेज चला रहे हो, दिमाग चला रहे हो अगर हो, तो ये पूरा का पूरा आपका अच्छे से बन जाएगा। तो एसओपी क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके जो एरर के चांस है उनको, और जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव कर देगा। एग्जांपल जैसे इक्विपमेंट हैंडलिंग प्रोसीजर हो गया या हमारा क्लीनिंग प्रोसीजर हो गया। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड, यानी कि आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। अब ये हर किसी से कनेक्टेड होता है, आपके रॉ मटेरियल से लेके, आपके मैन्युफैक्चरिंग से लेके, आपके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से लेके। इसके अलावा ये आपके ट्रेसेबिलिटी को, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को और प्रोडक्ट वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा, जैसे आपका बैच रिकॉर्ड हो गया या क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड हो गए। देन जो हमारा हाइजीन है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है हर्बल इंडस्ट्री में, क्योंकि जो कॉन्टामिनेशन है, जो सेफ्टी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसको बचाने के लिए। क्योंकि भाई हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई और कितने साफ आप रहते हो। अगर ये गड़बड़ हो गया तो भाई मिलावट बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जो गुड हाइजीन प्रैक्टिस है वो हमारी क्वालिटी को एंड सेल्फ लाइफ ऑफ हर्बल मेडिसिन को बचाता है। तो यहाँ बोल सकते हैं एग्जाम्पल जैसे क्लीन यूनिफॉर्म या फिर सैनिटाइज इक्विपमेंट। अब हमारे इस पूरे यानी कि 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे देखा होगा तो चाय वगैरह के बारे में बात की, तो हम क्या आज की वीडियो का ये नाम रख सकते हैं कि 2 मार्क्स निचोड़ विद चाय, यानी कि बोलते हैं ना चर्चा विद चाय या चर्चा ऑन चाय। तो हम बोल सकते हैं कि हर्बल टेक्नोलॉजी के 2 मार्क्स निचोड़ वीडियो विद चाय। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, राइट इंपोर्टेंस ऑफ स्टोरेज कंडीशन इन हर्बल इंडस्ट्री, यानी कि हर्बल इंडस्ट्री में हमारी स्टोरेज की क्या कंडीशन रहती है। तो देखो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हमारी यहाँ पे एसेंशियल होती है हर्बल इंडस्ट्री में, जिससे हमारी क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड थेरापेटिक एफिकेसी हमारी यहाँ पे बनी रहे। और ये क्या करेगा, हमारी जो सेल्फ लाइफ उसको इंक्रीज करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। और इसके अलावा जो प्रॉपर लेबलिंग एंड अरेंजमेंट लेवल्स का वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कोई गड़बड़ी हमारी आगे ना हो जाए। इसके अलावा एग्जांपल देखा जाए तो जैसे हमें सनलाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, और जो भी हमारा रहेगा वो हाइजीनिक स्टोरेज एरिया हमको प्रोवाइड करना है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। देखो ये थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि इसमें ड्रग हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और सब में ना थ्योरी ज्यादा है, इसमें क्या है ना थ्योरिकल पार्ट ज्यादा है, क्योंकि भाई हर्बल है। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। अब अगर कोई भी डाउट्स आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट अभी वीडियो को लाइक कर देना, और जो उसकी पीडीएफ वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे आपको कमेंट करके बताने हैं, और हर्बल टेक्नोलॉजी को भी आपको डिफाइन करना है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।